देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा यस मैम। यस मैम। ठीक है। आज देखो, आज हम लोग कंसाइनमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। ये तुम लोग कॉलेज में शायद अभी हटा दिया है क्या? अभी फिलहाल तो हटा दिया, मैंने ऐसे ही सुना। तो कंसाइनमेंट, तो उसका तो एडमिट नहीं है। गुड इवनिंग गर्ल्स। गुड इवनिंग गर्ल्स। आवाज नहीं जा रहा है क्या गर्ल्स को? अच्छा, कंसाइनमेंट देखो ये क्या है, ये एक स्पेशल ट्रांजैक्शन। स्पेशल ट्रांजैक्शन थ्रू एजेंट होता है, थ्रू एजेंट, ठीक है। बताते हैं इसका पूरा प्रोसेस क्या है। कंसाइनमेंट जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू से हम लोग अपना प्रोडक्ट जो है कंसाइनमेंट बेसिस पे भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। अपनी जगह पे प्रोडक्ट को बेचना, अपनी जगह पे मतलब अपना जहां दुकान है वहीं पर बैठ के प्रोडक्ट बेच रहे, वो एक तरीके का सेल हो गया। एक कैश सेल होता है, क्रेडिट सेल, वो तो अलग है। कस्टमर अगर कैश में लेगा कैश सेल, अगर पैसा उधार मतलब पैसा बोल रहे प्रोडक्ट अगर उधार में लेके जा रहा है या सर्विस जो भी हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्रेडिट सेल, ठीक है। अच्छा, अब कंसाइनमेंट फिर क्या है, अगर हम लोग अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग जहां बेच रहे, मान लो कोलकाता में बिजनेस कर रहे हैं, अब कोलकाता के बाहर भी कर सकते हैं, अब कोलकाता के बाहर भी हो सकता है, अब कोलकाता भी बड़ा जगह है, ठीक है, इसके अंदर एक जगह पे कर रहे हैं, दूसरे दूसरे जगह पे भी तो ब्रांच ओपन कर सकते हैं ना। जैसे नहीं देखते हो कितने सारे जगह का ब्रांच, जैसे मान लो कि खाने पीने का अगर देखोगे, भीकाराम, हल्दीराम, इनका अलग अलग जगह पे ब्रांच है, ठीक है। मेडिकल का अगर देखोगे, फ्रैंक रोस हो गया, एप्पल हो गया, सब जगह पे अलग अलग ब्रांच है। तो कोलकाता में कितने अलग अलग जगह पे है, फिर ऐसा थोड़ी कि कोलकाता पे ही है, बाहर भी तो है, ठीक है, मतलब अदर स्टेट में भी है। तो अगर हमें अपना बिजनेस अदर स्टेट में कब करना चाहते हैं या फिर अलग अलग जगह पे कब ब्रांच ओपन करते हैं, जब बिजनेस बढ़ रहा है, हमारे पास उतना कैपिटल है। अब देखो, ब्रांच ओपन करना एक अलग बात हो जाता है। ब्रांच ओपन करने से क्या होता है, खर्चा ज्यादा होता है, क्यों? फिर दूसरे जगह पे रेंट पे लो या जो भी करो, जमीन खरीदो, दुकान बनाओ, फिर वहां पर सारा सेटअप बनाओ, फिर उसको सेल करो। लेकिन हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम लोग जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ऐसा सिमिलर प्रोडक्ट अगर दूसरे जगह पे कोई बेच रहा है, हम लोग अपना प्रोडक्ट भी उसको बेचने के लिए बोल सकते हैं। या फिर ऐसा कोई इंसान है जो एजेंट का काम करता है, दूसरे का प्रोडक्ट बेचता है, ठीक है, दूसरे का प्रोडक्ट बेचता है, बदले में कमीशन लेता है। जैसे सेल्स, जो सेल्समैन लोग होते हैं, उनका प्रोडक्ट थोड़ी होता है, फिर भी तो ले जाके इतने प्यार से बोलते हैं कि अच्छा है, अच्छा है। कौन सा उनका प्रोडक्ट है? उनका प्रोडक्ट तो है नहीं, वो इतना क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको इसके बदले क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो कंसाइनमेंट भी वैसा ही है। कंसाइनमेंट में क्या होता है कि जो दो पार्टी होता है, एक होता है कंसाइनर और एक होता है कंसाइनी, ठीक है। तो एक होता है कंसाइनर और एक होता है कंसाइनी, ठीक है। कंसाइनी मतलब जिसको हम बोल रहे थे एजेंट, ठीक है। कंसाइनी का मतलब क्या है, जिसको हम बोल रहे हैं एजेंट, ठीक है। और कंसाइनर का मतलब जो ओनर है, ठीक है, जो ओनर है, ठीक है। जैसे मान लो मिस्टर ए, ये ओनर है। अब इनका मान लो है साड़ी का बिजनेस, कोलकाता में साड़ी बेचते हैं, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि इनका साड़ी जो है बाहर भी बिके, मान लो दिल्ली में बिके, ठीक है। अब ये दिल्ली में जो कंसाइनी है, मान लो उसका नाम है मिस्टर बी, ठीक है। तो ये मिस्टर बी को बोल रहे हैं आप एक काम करो, मेरा ये साड़ी रखो, ठीक है, आप बेचो, बदले में आपको हम क्या दे देंगे, कमीशन दे देंगे। ऑब्वियसली मिस्टर बी को एग्री होना पड़ेगा, इसे जबरदस्ती तो नहीं होता है, तो एग्री होना पड़ेगा। तो अगर ये एग्री हो जाते हैं तो इस तरीके का जो बिजनेस का प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसाइनमेंट बोलते हैं। तो दो पार्टी हो गया, एक कंसाइनर एक कंसाइनी। कंसाइनर मतलब जो अपना प्रोडक्ट भेज रहा है कंसाइनी को बेचने के लिए, बदले में कंसाइनी को क्या मिलेगा, कमीशन। वो क्यों काम कर रहा है, क्योंकि उसे क्या मिलने वाला है, कमीशन, ठीक है।
अच्छा, इसको ओनर की जगह और एक नाम से भी जाना जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। इनमें रिलेशन बेसिकली प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। ओनर क्यों बोल रहे पता है? ओनर मतलब जिसका सामान है। अब ये साड़ी भेज रहे हैं, कंसाइनी बोल रहे ठीक है हम तो ऐसा काम करते हैं, हम तो एजेंट ही है, हम लोगों का प्रोडक्ट रखते हैं, या फिर हो सकता है इनका खुद का वहां साड़ी का बिजनेस है तो इनका साड़ी भी रख लेंगे, कुछ भी हो सकता है, या फिर इनका काम ही है लोगों का प्रोडक्ट लेके बेचना, तो भी वो कंसाइनी कहलाएंगे। कमीशन के बदले जो भी काम करेगा वो कंसाइनी कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर सेंड किया गया, ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि यहाँ पर अगर ये प्रोडक्ट भेज रहा है, बीच में मान लो कुछ भी ऐसा हो सकता है ना, जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, मतलब जिस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू से जा रहा था एक्सीडेंट हो गया, तो प्रोडक्ट का लॉस हो सकता है, ठीक है। या फिर मान लो चोरी हो गया तो भी प्रोडक्ट का लॉस हो सकता है। तो वो लॉस किसका होना चाहिए? तुम लोग को क्या लगता है, कंसाइनर का कि कंसाइनर? लॉस कौन बेयर करेगा, एजेंट करेगा कि ओनर करेगा? कंसाइनर। कंसाइनर करेगा। जिसका प्रोडक्ट है वही कंसाइन ही क्यों करेगा? वो तो सिर्फ बेचने के बदले कमीशन, ऐसे जैसे देखो सेल्स एजेंट लोग आते हैं, अब ये प्रोडक्ट में कुछ भी होगा तो उसका अगर हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर चढ़ाएंगे तो वो थोड़ी ना, देखो उनके पास उतना पैसा होता तो थोड़ी ना सेल्स के काम दूसरा कुछ कर लेते ना, मेहनत वाला काम है, ठीक है। तो अब उनके पास उतना थोड़ी ना कि वो लॉस क्यों बेयर करे उनका हाँ, अगर लॉस बेयर करता है उसका अलग सिस्टम होता है, ठीक है, वो हम बताएंगे। लेकिन नॉर्मली लॉस कौन बेयर करेगा? जिसका सामान है उसी को करना पड़ता है। लॉ में तुम लोग पढ़े हो ना, जो ओनर है उसी को उस लॉस को बेयर करना पड़ता है, यहाँ पर भी वही, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जिसका ओनरशिप है प्रोडक्ट पे, लॉस भी उसका, रिस्क भी उसका, रिस्क भी कंसाइनर का, लॉस भी कंसाइनर का, तो प्रॉफिट भी कंसाइनर का, ठीक है। लॉस तो हो सकता है बहुत सारे रीजन से, जैसे कुछ अभी मैंने बोला स्टॉक लॉस्ट हो गया किसी भी रीजन से, लाइक चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या फिर मान लो बेच के लॉस हुआ, मतलब बिजनेस जो सोचा था वैसा नहीं चला, हो सकता है कंसाइनी के थ्रू से बेच के लॉस हुआ, तो भी वो लॉस कंसाइनर को ही बेयर करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉफिट हुआ तो भी उसका, इसको थोड़ी ना प्रॉफिट का हिस्सा देंगे, इसको तो बस कमीशन देंगे। अब कमीशन कैसे देते हैं उसका इसमें रूल्स है, हमें उस रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा कि कितना कमीशन देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो कंसाइनर है ना, ये ट्रेडर भी हो सकता है और मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है। ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर का मतलब ऐसा हो सकता है ये किसी और से साड़ी खरीदता है और इसको साड़ी दे देता है, ठीक है, मतलब किसी और से साड़ी खरीदता है, खुद कोलकाता में भी बेचता है और कंसाइनी को भी दे दिया है तुम भी बेचो। और मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है इसका साड़ी का जो है मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, वो साड़ी खुद से बना के बेचता है। तो ऐसा बात नहीं, ट्रेडर भी ऐसा काम कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक तरीके का पर्सन ही करेगा, ठीक है। अच्छा, अब कंसाइनर ये सामान जो भेजेगा एक जगह से दूसरे जगह, नॉर्मली ना हम लोग को सेम स्टेट में नहीं मिलेगा, दूसरे दूसरे जगह पे ही मिलेगा। जैसे मैंने ये बोला, ये मान लो कोलकाता है तो ये दिल्ली, अब कोलकाता से सामान जो दिल्ली तक जाएगा तो उसका तो एक खर्चा है, ठीक है। क्या क्या खर्चा हो सकता है? पहला बात तो उसे जो मतलब प्रोडक्ट है वो खरीदना पड़ेगा, तो उसका खर्चा, तो हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब साड़ी खरीदना पड़ेगा, या अगर बना रहे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होगा। अच्छा, अब उसको पैक करके भी तो भेजना पड़ेगा, क्योंकि इतना दूर भेज रहा है, कुछ तो पैकिंग हमें चाहिए, तो पैकिंग का खर्चा हो सकता है। और क्या हो सकता है? इंश्योरेंस करवा सकता है मिस्टर ए, कंसाइनर इंश्योरेंस करवा सकता है कि भाई प्रोडक्ट का बीच में किसी तरीके से हैम्पर हुआ तो हम इंश्योरेंस क्लेम मुझे मिल जाएगा। और क्या करवा सकता है? और क्या खर्चा हो सकता है? फ्रेट का, मतलब मान लो ट्रेन में प्रोडक्ट जाएगा, बस में जाएगा, किसी भी तरह से कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन तो यूज होगा इतना दूर जाने के लिए, तो फ्रेट यानी भाड़ा लगेगा। कुछ टैक्स वगैरह अगर लग रहा है तो वो भी पे करना पड़ेगा, होता है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट का टैक्स वगैरह होता है, पेमेंट करना पड़ता है। और क्या हो सकता है? और कुछ अलग एक्सपेंसेस अगर है तो अदर एक्सपेंसेस हो सकता है। ये कंसाइनर के तरफ से एक्सपेंसेस हो सकता है प्रोडक्ट को ट्रांसफर करने का। तो क्या कंसाइनी का कोई खर्चा नहीं होता है? होता है, उसका भी खर्चा होगा। कैसे? जैसे देखो कंसाइनी को क्या करना पड़ेगा, कंसाइनी मान लो दिल्ली, मान लो रेल स्टेशन में सामान आया, ठीक है, मतलब जो है सामान जो है कैसे आया था, ट्रांसपोर्टेशन क्या था, रेल, ठीक है। तो पहुंच गया, अब उसको लोड अनलोडिंग करवाना पड़ेगा सामान को, फिर लोड करवाना पड़ेगा, ठीक है, तो उसका क्या क्या खर्चा हो सकता है? अनलोडिंग, फिर लोडिंग,
अच्छा, अनलोडिंग का खर्चा, लोडिंग का खर्चा, फ्रेट, ठीक है। अब वो अपने वहां से अपने दुकान तक साड़ी को लेके जाएगा तो फ्रेट भाड़ा उसका भी लग सकता है। कोई ड्यूटी टैक्स हो सकता है उसे भी देना पड़े। क्या होता है ना, सामान आने के बाद वेयर हाउस में खाली करवा दिया जाता है, जो रेल से सामान आता है वेयर हाउस में, फिर वहां से जाके कलेक्ट करना पड़ता है, तो वेयर हाउस में रखने का एक खर्चा वगैरह, टैक्स वगैरह कभी कभार लग जाता है, ठीक है। अच्छा, और क्या खर्चा हो सकता है? और हो सकता है जैसे मान लो, ये लिखो अलग से थोड़ा नीचे करके बताते ये किस तरीके का खर्चा है। रेंट, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो अब ये खर्चा क्यों हो रहा है ये तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये खर्चा क्यों हो रहा है वो भी हम बता रहे हैं। ये जो खर्चा है कंसाइनी, तो उसको भी तो एक जगह चाहिए। जो भी प्रोडक्ट वो किसी और से ले रहा है, अलग अलग कंसाइनर से ले रहा है बेचने के लिए, तो उसके पास भी तो एक जगह होना चाहिए। तो उसका हो सकता है वो रेंटेड प्लेस है। अब हो सकता है उसने वहां पर किसी को रखा है अकाउंटेंट वगैरह, उसको सैलरी देता है। और दूसरे का प्रोडक्ट लेके जब बेचने का कोशिश करता है तो उनके लिए एडवर्टाइजमेंट भी करता होगा, ठीक है। वो भी इंश्योरेंस का खर्चा करता होगा, अदर एक्सपेंसेस भी होता होगा। तो ये जो खर्चा है, मुझे एक चीज बताओ, ये जितने भी खर्चे हैं क्या ये कंसाइनर से, पहले ये सारा खर्चा बताओ, ये खर्चा उसने किया? दिल्ली में जो है इंसान, उसने ये सारा खर्चा किया, मिस्टर बी ने। और ये खर्चा बोलो क्या उसी का होगा या फिर वो मिस्टर ए से मांग लेगा कि भाई इतना खर्चा हुआ है दे दो? क्या लगता है? मांग लेगा। मांग लेगा। जैसे सेल्स एजेंट लोग जब भी बस से ट्रैवल करेंगे ये करेंगे तो उनको तो ट्रैवलिंग चार्जेस देना पड़ता है, या फिर हो सकता है सैलरी के साथ वो एडेड हो, वो तो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा कंपनी के साथ नहीं। लेकिन नॉर्मली सोच के देखो, ये सारा खर्चा उसका थोड़ी ना है। प्रोडक्ट को वो तो बेचेगा, बेचने के बदले उसे कमीशन मिलेगा। बाकी इनके लिए ये जो भी खर्चा करेगा इसके बिहाफ में कर रहा है, क्योंकि ये तो दिल्ली तक आ नहीं सकता है, तो इसके बिहाफ में कर रहा है ना। ये सब खर्चा तो मिस्टर ए का ही होना चाहिए था। तो अब वो तो आ नहीं सकता, अगर वो आ सकते तो इनसे क्यों बिकवाते, ठीक है। तो ये जो भी खर्चा है वो लिस्ट डाउन करके दे देगा। किसको दे देगा? कंसाइनर को, कि मुझे ये मैम सारा खर्चा का, रीएम्बर्समेंट मिल जाएगा ना उसको? हाँ मतलब खर्चा मांग लेगा। रिम्बर्समेंट मिल जाएगा, ये खर्चा मांग लेगा, एक ही बात है, ठीक है। तो ये सारा पैसा वो लिख के दे देगा। वो कहाँ लिखते हैं उसका भी एक नाम होता है, ठीक है, ये डिटेल्स देना पड़ता है। तो वो पेमेंट कर देते हैं। तो इस तरीके के जो खर्चे हैं ना, इधर देखो, ये जो खर्चा है इसका एक नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिकरिंग। ये भी पॉइंट आएगा, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। इनका जो खर्चा है इसको नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बोलते हैं। उसका लॉजिक क्या है? मुझे बोलो, एक एक बार प्रोडक्ट भेजने के लिए ये जो भी खर्चा होगा, क्या उस प्रोडक्ट पे ये खर्चा बार बार होगा? नहीं, एक ही बार होगा, सिंगल टाइम होगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन रिकरिंग, मतलब जो बार बार ऑकर नहीं करेगा। इस तरीके के खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन रिकरिंग। अब कोई भी एक प्रोडक्ट जब आके पहुंचा, ठीक है, फिर उसको अनलोड करवाना, लोड करवाना, उसका फ्रेट का खर्चा, उसका ड्यूटी का खर्चा, या फिर टैक्स वगैरह जो भी दे रहा है उस प्रोडक्ट, पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट के ऊपर, वो भी क्या होगा? नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। लेकिन अगर हम लोग अपने कंसाइनर से रेंट का खर्चा ले रहे हैं, भाई आपकी साड़ी को रखने के लिए ना मैंने ये गोडाउन का भाड़ा लिया है, ठीक है, तो इसका इतना पड़ रहा है, मैंने एक अकाउंटेंट रखा है, या फिर मैंने ना एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करवाया, मैंने इंश्योरेंस करवाया था आपके लिए करवाया था, या फिर मैंने ऐसा कुछ खर्चा किया जो एक प्रोडक्ट के ऊपर जो है एक बार होगा, ऐसा बात नहीं है, बार बार होगा, जितना दिन प्रोडक्ट रहेगा रेंट देना पड़ेगा, मैम ठीक है। रिकरिंग। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं रेकरिंग। रेकरिंग, ये हो गया रेकरिंग एक्सपेंस। क्या ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन में? बिल्कुल, ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा रेकरिंग है कौन सा नॉन रेकरिंग। तो लिस्ट देके तो कोई फायदा नहीं है, लिस्ट का हम लोग क्या करें, कुछ भी नाम दे सकता है क्वेश्चन में, हमें समझना पड़ेगा पॉइंट को देख के कि ये खर्चा मेरा एक बार होगा एक प्रोडक्ट पे या फिर दोबारा भी हो सकता है। इसके अलावा जो अब कंसाइनी जो है उसको क्या मिलेगा? ये सारे काम करके कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे खर्चे का लिस्ट प्लस अपना कमीशन लिख के कितना उसको मिलना चाहिए, ठीक है, पहले एग्रीमेंट हो जाएगा कि भाई इतना कमीशन इतना परसेंट करके, तो वो बोलेगा मेरा ये खर्चा आपके लिए मैंने किया प्लस मेरा कमीशन का इतना हुआ। वो पैसा जो है वो लिख के कंसाइनर को भेज देगा, ठीक है। अब वो लोग बेच कौन रहा है प्रोडक्ट? कंसाइनी। तो सेल करेगा कंसाइनी, और सेल करके पैसा किसके पास आएगा? कंसाइनी के कंसाइनर। पास ही।
नहीं, कंसाइनर के पास बाद में आएगा, पहले किसके पास आएगा? पहले तो कंसाइनी के पास ही पैसा आएगा ना, पैसा कंसाइनी के पास ही आएगा, दिल्ली में ही ना पैसा आएगा, दिल्ली के कस्टमर को बेच रहे हैं, पैसा दिल्ली में आएगा, दिल्ली में कौन है? मिस्टर बी है, तो इसके पास ही सेल करके पैसा आएगा। अब ये पैसा ये अपने पास रख सकता है या इसको दे देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। दे ये देना सिर्फ पड़ेगा। कलेक्ट, हाँ ये सिर्फ कलेक्शन कर सकता, ठीक है, ये क्या कर सकता है? कलेक्शन। कलेक्शन करने के बाद इस पैसे में क्या करेगा? इस पैसे से ये जितने भी खर्चे हैं ना, ये देखो, ये जितना भी खर्चा है प्लस ये कमीशन का खर्चा, ये सारे खर्चे को क्या करेगा? माइनस कर लेगा। मान लो इसको बेच के इसके पास आया फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए, और ये सारा खर्चा मिला के उसका हो गया है मान लो 200 रुपए, ठीक है, सब मिला के फॉर एग्जाम्पल। तो कंसाइनी क्या करेगा कि 1000 रुपया आया, लेकिन कंसाइनर से वो कितना रुपया लेगा? 800। 200। तो फिर कंसाइनर को वो रिटर्न कितना करेगा? 800। 800। 800 वो बोल देगा मैंने तो आपके लिए ये सारा खर्चा जो है इंक्लूडिंग मेरा कमीशन मिला के 200 हुआ, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया, ये तुम लोग को क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। तो 1000 रुपए का आपका प्रोडक्ट बेचा, लेकिन आपके लिए तो ये सब खर्चा हो प्लस मेरा कमीशन मिला के 200 रुपए हुआ, तो हम आपको 800 भेज दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो, वैसा विश्वास वाला कोई होता है तो ही ये काम होता है, तो वो तो इतना तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा? अपना पैसा कलेक्ट जो हुआ उसमें सारे एक्सपेंसेस जोड़ के फिर अपना खर्चा कलेक्शन से ये सारे खर्चे को माइनस करके बचा हुआ पैसा को ट्रांसफर कर दे कंसाइनर को, ठीक है, बचा हुआ पैसा ट्रांसफर कर दे कंसाइनर, ठीक है, ट्रांसफर कर देगा मनी। और कंसाइनी के पास क्या क्या होता है प्रोडक्ट के लिए? अगर लॉग के बेसिस पे देखो, प्रोडक्ट को रखने का पोजीशन होता है, ओनरशिप नहीं होता है। क्या होता है? पोजीशन। पोजीशन और ओनरशिप में बात अलग है। जैसे तुम लोग अगर कभी छाता भूल के चले गए तो मेरे पास थोड़ी ना उसका ओनरशिप आ जाए, हम छाता रख लेंगे, मेरे पास पोजीशन है कि भाई ठीक है मेरे स्टूडेंट का ही है तभी अंदर है, तो उसे रख लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या आता है? पोजीशन। तो वैसे इसके पास क्या है? पोजीशन। और इसके पास कोई रिस्क भी नहीं है, ठीक है, कोई रिस्क भी नहीं है। प्रोडक्ट खराब होगा तो उसका मान लो साड़ी बिका नहीं, ठीक है, बाहर जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए रखा था, और मान लो धूप लग लग के साड़ी का कलर फेड हो गया, ठीक है, बिका नहीं, तो वो भी तो एक लॉस है। लेकिन वो लॉस किसको बेयर करना पड़ेगा? कंसाइनर को ही, क्योंकि ये तो प्रोसेस है भाई, एडवर्टाइजमेंट के लिए रखना पड़ता है, जो बाहर रहेगा हो सकता है कि उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाए, तो उसका लॉस भी किसको बेयर करना पड़ेगा? कंसाइनर को। तो इसके पास प्रोडक्ट को रखने का पोजीशन होता है और इसके पास प्रोडक्ट रिलेटेड कोई रिस्क अपीयर नहीं करता। बस इतना ही, थर्ड नंबर पॉइंट, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये जो है ओवरऑल कंसाइनमेंट का जो प्रोसेस है वो मैंने तुम लोग को बताया कि कैसा होता है। अच्छा, इससे एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे हमें क्वेश्चन को करना चाहिए। अब हम लोग एक चीज लिखेंगे, कंसाइनमेंट और सेल का डिफरेंस। कभी कभार हमें ये पूछ लेता है, स्पेशली एमसीक्यू वगैरह में पॉइंट काम आ जाए। कंसाइनमेंट और सेल छोटा छोटा लिखवाएंगे, ज्यादा बड़ा। कंसाइनमेंट में दो पार्टी होता है जिनके अंदर रिलेशन कैसा होता है? प्रिंसिपल, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, प्रिंसिपल एंड एजेंट का, ठीक है। और सेल के अंदर जो पार्टी होते हैं उनमें रिलेशन क्या होता है? बोलो। तो सेल में कौन से दो पार्टी होते हैं, उनमें रिलेशन फिर कैसा होता है? किसी को कुछ सेल करोगे तो खुद के साथ उस परचेजर का क्या रिलेशन होगा? मैंने थोड़ा सा नाम बता ही दिया, बायर सेलर, बायर एंड सेलर। अच्छा, कंसाइनमेंट में क्या होता है? पोजीशन प्रोडक्ट का ट्रांसफर होता है एजेंट को। हम सिर्फ शॉर्ट में लिख रहे, तुम लोग समझ जाओगे, मैंने बात तो बोल ही दिया है। पोजीशन ट्रांसफर टू एजेंट। अब किस चीज का पोजीशन का बात हो रहा है? गुड्स का, है ना। और यहाँ पर बोलो, अगर हम लोग किसी को कुछ बेच देते हैं तो क्या सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है या ओनरशिप भी हो जाता है? ओनरशिप भी हो जाता है, ठीक है। बोथ पोजीशन एंड ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है। फिर नेक्स्ट,
यहाँ पर प्रोडक्ट रिलेटेड रिस्क किसके ऊपर लाई करता है? कंसाइनर के ऊपर। अच्छा, अगर हम लोगों ने प्रोडक्ट बेच दिया तो बोलो प्रोडक्ट का रिस्क किसके ऊपर लाई करेगा? बायर। बायर। बायर पे, ठीक है, हमेशा बायर पे। अगर कोई प्रोडक्ट बेच दिया, तुम लोग एक कैलकुलेटर खरीद लिए, कैलकुलेटर बेच दिया, जिसको दुकानदार ने बेच दिया, अब तुम लोग लाते लाते उसको रास्ते में गिर दिए, टूट गया, तो फिर उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना वो दुकानदार लेगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कंसाइनर क्या करता है ना, क्या प्रोडक्ट भेज रहा है, कितना सारा भेज रहा है, क्या प्रोडक्ट भेज रहा है, नाले उठा तो चल इधर गौरव नाले। क्या प्रोडक्ट भेज रहा है, कितना सारा भेज रहा है, या फिर कितने वैरायटीज का भेज रहा है, उसका डिटेल्स तो उसको देना पड़ेगा ना कंसाइनी को, कि भाई हम ये सारा सामान भेज रहे हैं। तो उस वो जो फॉर्मेट में दिया जाता है उसका एक नाम है जिसको बोलते हैं प्रोफोर्मा इनवॉइस। ठीक है, ये कभी कभी हमें पूछता है। प्रोफोर्मा, PROFORMA, इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब नॉर्मली बिल होता है ना, तो यहाँ पर तुम लोग उसको बेच नहीं रहे कि बिल देंगे, ये एक तरीके का बिल की तरह ही बनेगा। कंसाइनर इसको बनाता है, कंसाइनर इसको बना के कंसाइनी को दे देता है। डिटेल्स में क्या रहता है? क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस या फिर रेट, इस तरीके का चीज रहेगा। तो प्रोफोर्मा इनवॉइस कौन किसको भेजता है? कंसाइनर कंसाइनी को। ये काफी बार जो है छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछा जाता है, MCQ टाइप में। ठीक है, और कंसाइनी भी भेजता है सेल्स इनवॉइस। सॉरी, कंसाइनी नहीं, यहाँ पर सेलर का हम लोग लिख रहे हैं ना, तो सेलर क्या बनाता है? सेल के केस में क्या बनता है? सेल्स इनवॉइस। जब प्रोडक्ट बेचते हैं तो सेल इनवॉइस कौन बनाता है? सेलर। जब जैसे कैलकुलेटर खरीदे तो फिर एक इनवॉइस देगा ना कैलकुलेटर का, कि ये प्रोडक्ट बेचा, ये कंपनी का बेचा, इतना पैसा, कुछ डिस्काउंट है तो वो दिखा देगा, टैक्स वगैरह लगा तो वो दिखा देगा। तो वही सेल्स इनवॉइस। अच्छा, अब कंसाइनमेंट में ओनली मूवेबल आइटम को हम लोग कंसाइनमेंट में बेच सकते हैं, क्योंकि जो मूवेबल नहीं है वो नहीं कर सकते ना। जैसे अब अगर किसी का कंस्ट्रक्शन का काम है, अब वो बिल्डिंग बना के कोलकाता से दिल्ली थोड़ी ना भेज देगा, ये तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, यहाँ पर किसी भी तरीके का हो सकता है, एनी टाइप प्रोडक्ट, मूवेबल हो या मूवेबल ना हो, किसी भी तरीके का प्रोडक्ट जो है सेल में हम लोग बेच सकते हैं, लेकिन कंसाइनमेंट में नहीं कर सकते। यहाँ पर सिर्फ मूवेबल आइटम को ही सेल कर पाएंगे। यहाँ बिजनेस में जो प्रॉफिट लॉस होगा, कंसाइनमेंट सिस्टम में जो प्रॉफिट लॉस होगा वो किसका होता है? कंसाइनर का। और कंसाइनर। हाँ, और बिजनेस में जो प्रॉफिट लॉस होगा सेल करके, उसका किसका होगा, किसकी हिस्सेदारी में जाएगा? सेलर के, जो बेचा है उसी का प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ पर रिटर्न ऑलवेज पॉसिबल, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कंसाइनी कुछ बेच नहीं पाया तो वो रिटर्न कर सकता है कंसाइनर को, मतलब बोल देगा भाई आपने 10 पीस चीज दिया था, मैंने 8 ही पीस बेचा और 2 पीस नहीं बिक रहा है, आप वापस ले लो, तो उसको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो रिटर्न पॉसिबल है। रिटर्न का मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि कंसाइनी टू कंसाइनर अगर किसी तरीके का रिटर्न होना है तो वो ठीक है, वो हो सकता है। लेकिन बोलो कि एक कैलकुलेटर लेके गए, 2-3 दिन बाद आके रिटर्न करोगे, हम ऑनलाइन का बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल दुकान में होता है? नहीं होता है। और ऑनलाइन में होता है, लेकिन उसमें भी तो कंडीशन है ना, सभी प्रोडक्ट रिटर्नेबल नहीं होते हैं, टाइम के अंदर होना चाहिए। कुछ डिफेक्ट अगर करके दोगे तो वो भी रिटर्न नहीं लेते हैं, वो अपना चेक करके ही लेंगे। यहाँ पर नॉर्मली रिटर्न नॉट पॉसिबल, ब्रैकेट में लिख लो इन सम केस पॉसिबल, कभी कभी होता है। जैसे डेकैथलॉन बोल के जो कंपनी है, वो स्पोर्ट्स वाला आइटम बेचती है, उनका रिटर्न हो जाता है, वो तो पैसे भी रिटर्न कर देती है। अच्छा, और मैम एक कुछ चीज। हाँ कुछ बोलो। कंपनीज कूपन दे देती है अगर रिटर्न नहीं होता तो, हाँ, जैसे रिटर्न नहीं अमेजोन होता कई है। बार करता हाँ। अच्छा, अब देखो अकाउंट्स सेल्स। ठीक है, ये कौन बनाता है? ये कंसाइनी बनाता है। अकाउंट सेल्स मतलब उसमें किस चीज का डिटेल्स रहेगा? अकाउंट्स मतलब रिकॉर्डिंग, किसका रिकॉर्डिंग? सेल्स का।
सेल्स का क्या रिकॉर्डिंग भेजेगा कंसाइनी, कितना सारा सेल किया, क्वांटिटी बोल देगा। अच्छा, और क्या बताएगा, क्वांटिटी बता देगा, रेट बता देगा कितने में बेचा, ठीक है, और क्या बताएगा, और ये उसने अकाउंट सेल्स में ना सारी डिटेल्स लिखने हैं, जैसे कि देखो ये सब डिटेल्स लिखेगा कि उसने क्या खर्चा किया, ये जो है ना ये पूरा अकाउंट सेल्स का ही डिटेल्स है कि मेरा कमीशन का खर्चा इतना, मैंने ये सारे खर्चे किए, ठीक है, मैंने इतना सारा प्रोडक्ट बेच दिया, इतना पैसा कलेक्ट किया, इतना एडवांस लिया, सब बोल देगा। तो यहाँ पर क्वांटिटी, रेट, कमीशन भी लिख दो, उसको जो कमीशन मिलने वाला है वो भी वो अकाउंट सेल्स में लिख के दिखा देगा। एक्सपेंस अगर किसी तरीके का उसने किया है वो भी लिख के दिखा देगा, एडवांस भी दिखाएगा। अब ये एडवांस के बारे में बताते हैं, एडवांस क्या होता है। अब देखो, अब मिस्टर ए जैसे मिस्टर बी को अपना प्रोडक्ट दे रहा है बेचने के लिए, भाई बेचो। अब देखो मिस्टर बी अगर भला इंसान नहीं हुआ तो हो सकता है वो प्रोडक्ट लेके गायब हो गए, तो इनका तो पूरा लॉस हो जाएगा। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे क्या कर सकते हैं, कंसाइनी को बोल सकते हैं आप मुझे इतना एडवांस दे दो। जैसे अगर हम लोग कहीं पर भी रेंट में या पीजी में रहते हैं तो देखोगे, अगर कभी रहने का मौका मिला तो देखोगे कि पहले एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, ठीक है। तुम लोग कॉलेज में भी एडमिशन लेते हो तो कभी एडमिशन फॉर्म में चेक करके देखना, जो बिल देता है कॉलेज की तरफ से वहां एक डिपॉजिट रहता है, बाद में 3 साल बाद खत्म हो जाने से वो पैसा वापस भी मिलता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कितना अमाउंट है, नहीं है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है। नॉर्मली जो ज्यादा कॉलेज में, मतलब जो प्राइवेट कॉलेज वगैरह में बहुत ज्यादा होता है उसमें रिफंड वगैरह बाद में सिक्योरिटी डिपॉजिट का होता है, तो यहाँ पर भी वैसा ही है। अब देखो ये साड़ी भेज रहा है, मान लो इसने 60,000 का साड़ी भेजा है इसे, ठीक है। अब इसको लग रहा है कि भाई ये अगर साड़ी लेके गायब हो गया, प्रोडक्ट लेके गायब हो गया, तब ये बोल सकता है आप एक काम करो, आप मुझे पहले एडवांस 10,000 दे दो या कुछ भी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये ऑनेस्ट इंसान होगा कि इसको काम करके ही, मतलब ये सच का एजेंट है, मतलब ऐसे झूठ मूठ नहीं है कि लोगों से प्रोडक्ट लेके भाग जाएगा, तो ये 10,000 दे देगा। हाँ मुझे तो बिजनेस करके ही चलना है ना, मुझे तो कमीशन से ही अपना अर्निंग करना है, तो हम 10,000 देंगे ताकि उनका ट्रस्ट बना हुआ रहे कि हम उनका प्रोडक्ट बेचने का कोशिश करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट कैसे होगा, बाद में जब कलेक्शन होगा तब ये मिस्टर ए को बता देगा कि मैंने तो आपको पहले 10,000 दिया था, तो आप अब आपको जो रिटर्न करेंगे उसमें 10,000 का भी डिडक्शन कर लेंगे, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो इसी चीज को बोलते हैं एडवांस। अब ये एडवांस कैश में भी होता है और बिल्स ड्रॉ करके भी हो सकता है, ठीक है। कंसाइनर चाहे तो कंसाइनी पे बिल्स भी ड्रॉ कर सकता है एडवांस की। तो क्या होता है, एक लाइबिलिटी जनरेट होता है कि हाँ मुझे, मैंने पैसा दिया है तो मुझे काम करना पड़ेगा, मेरे ऊपर बिल्स ड्रॉ है तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, तो हम इसमें कुछ डिसऑनर वाला काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एडवांस काम होता है। अच्छा, अब ये एक पॉइंट गया। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि कमीशन कितने तरीके का होता है। तो पढ़ो, कमीशन कितने तरीके का होगा, लिख। 2 तरीके का होता है, एक होता है ऑर्डिनरी और एक होता है स्पेशल। ऑर्डिनरी कमीशन कैसे होता है, जैसे जो तुम लोग नॉर्मली मैम समझते लास्ट हो। पॉइंट क्या था? लास्ट पॉइंट, ये लास्ट 8 पॉइंट सेल का। 8 के बाद सेल, अकाउंट सेल्स लिखा है, कंसाइनी लिखा है हाइफन देके, मैम क्वांटिटी। सेल का लास्ट पॉइंट कुछ नहीं सेल दिया का है, सेल सेल का यहाँ पर ब्लैंक, उसमें डिफरेंस कुछ नहीं दिया है मैंने, ठीक है। इसके अगेंस्ट में कुछ नहीं है, ये एक इम्पोर्टेंट था तो मैंने लिखवाया कि अकाउंट सेल्स बनाते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, नॉर्मली कस्टमर तो कुछ बना के देता नहीं है सेलर को। हाँ अगर कुछ रिटर्न जनरेट करना होता है तो हम लोग रिटर्न वाला जो है वो फॉर्म भरते हैं। नॉर्मली ऑनलाइन पे देखोगे कुछ रिटर्न करते हो तो वहां ज्यादा कुछ तो लिखना नहीं पड़ता है, लेकिन इतना तो लिखना पड़ता है क्यों रिटर्न कर रहे हैं, अलग अलग ऑप्शंस रहता है, ये इशूज, तो वो सब जो है फिलअप करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं, इसको लिखने का यहाँ पर कैसे होगा, फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ग्रॉस सेल, ठीक है। जो टोटल सेल होगा उस पर एक फिक्स परसेंटेज होगा, जैसे मान लो कंसाइनर ने बोल दिया जो भी सेल होगा हम 10% कमीशन दे देंगे, अब वो जितना सेल कर पाएंगे उसका 10% कमीशन होता है। एक होता है ओवर राइडिंग कमीशन और एक होता है डेल क्रेडियर। ओवर राइडिंग और डेल क्रेडियर, ओवर राइडिंग का मतलब होता है कि जैसे कंसाइनर तो डिसाइड करेगा कितने में सेल करना है उसके प्रोडक्ट को, अब कंसाइनी को
कम से कम उतने में सेल करने का कोशिश करना पड़ेगा। लेकिन अगर कंसाइनी को लगता है कि हम उससे भी ज्यादा में बेच सकते हैं, तो वो कंसाइनर को बोल सकता है कि हम आपका प्रोडक्ट इससे भी ज्यादा में बेच देंगे, आप जो प्राइस बोल रहे हो, लेकिन मुझे और भी कुछ कमीशन देना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए तो मुझे मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो ओवरराइडिंग का मतलब जो प्राइस डिसाइडेड है बाय कंसाइनर, उससे ज्यादा में अगर कंसाइनी बेच देता है तो उसके लिए उसको जो कमीशन देना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन, प्राइस को ओवरराइड करके, ठीक है। तो इट इज अलाउड to push sales at price higher than fixed by consignment. वही लिखा है जो मैंने बोला, ठीक है। इट इज अलाउड टू पुश सेल एट प्राइस हायर देन फिक्स्ड बाय कंसाइनर। कंसाइनर ने जो फिक्स्ड किया उससे ज्यादा में अगर बिकवाना है तो उसको ओवरराइडिंग कमीशन देना पड़ेगा, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। बाकी रहा डेल क्रेडियर कमीशन का। डेल क्रेडियर कमीशन, आप बोलो बेचेगा, प्रोडक्ट बेचेगा तो उसमें तो कैश सेल भी कर सकता है, क्रेडिट सेल भी कर सकता है। अगर कंसाइनर बोल दिया कि भाई मेरा कैश सेल ही करना, क्रेडिट मत करना, तो बात अलग है। लेकिन नॉर्मली कैश क्रेडिट दोनों ही हो सकता है। अब क्रेडिट सेल होने से क्या हो सकता है, बैड डेट। तो बोलो बैड डेट का लॉस किसको बेयर करना चाहिए, कंसाइनर को कि कंसाइनर, ओनर को, मतलब कंसाइनर को, ठीक है। लॉस उसका, रिस्क जिसका उसी का। तो डेल क्रेडियर कमीशन का मतलब है कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कंसाइनी बोल सकता है कि जो भी बिकेगा आपको सारा पैसा मिल जाएगा, अगर कुछ बैड डेट हुआ तो मेरा, ठीक है। अगर ये कंसाइनी खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो ऐसे ही नहीं लेगा, बदले में एक और कमीशन मांग लेता है, उसको क्या बोलते हैं, डेल क्रेडियर, मतलब क्रेडिट रिलेटेड कमीशन। तो नॉर्मली जो है बैड डेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनर का है, मतलब ओनर का है। लेकिन कंसाइनी अगर खुद से आके बोल रहा है कि हम आपका बैड डेट जो भी होगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है, और कंसाइनर बोला ठीक है आप जो बेचोगे मुझे पैसा दे देना और बैड डेट वगैरह आप समझो, अगर वो रेडी है तो उसको देना पड़ेगा एक हमें कमीशन, जिसका नाम है डेल क्रेडियर। तो लिखो, इट इज अलाउड ओनली when consignee undertake the risk of bad debt। अब ये सब ना कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती वाला बात नहीं। अगर ऐसा इनमें बात होता है और ये एग्री होते हैं तो ही होगा। कंसाइनर पूछ सकता है कि भाई आपको डेल क्रेडियर कमीशन लेना है, आप मेरा बैड डेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। अगर कंसाइनी को लगता है हाँ मुझे लेना है, उसका बिजनेस पॉलिसी, उसको लेना है वो लेगा, नहीं लेना है नहीं लेगा, नहीं लेगा तो डेल क्रेडियर नहीं मिलेगा, और लेगा तो डेल क्रेडियर मिलेगा। अब यहाँ पर और एक चीज हमें पढ़ना है, लॉस, ठीक है। दो तरीके का होता है, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है कि जो गुड्स का इनहेरेंट नेचर है, मतलब जो गॉड गिफ्टेड है, हम लोग जिसको बदल नहीं सकते, जैसे कि फूल, ऐसा नहीं है कि मतलब फ्लावर का बात करें, ऐसा नहीं है कि 5 दिन 6 दिन तक एकदम फ्रेश रहेगा, वो ऐसा ही सिस्टम है कि वो 1-2 दिन में मुरझा ही जाएगा। कुछ कुछ फूल है कि थोड़ा देर ज्यादा स्टे कर सकता है। या फिर कोई भी पेरिसेबल आइटम लाइक फिश वगैरह हो गया, वो सब भी क्या होता है, वो सब भी नहीं रहेगा। लाइक और भी कुछ हो सकता है जैसे नेप्थोलिन वगैरह, ठीक है, वो क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये तो मतलब नेचुरल मैटर है, ये इसका नेचर ही है प्रोडक्ट का, इसको हम लोग किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते हैं। तो इस तरीके का अगर कोई भी काम है तो हर एक बिजनेस में नॉर्मल लॉस होता है। ऐसा बात नहीं है कि किसी का फूल बेचने का बिजनेस है तो ही उसका नॉर्मल लॉस होता है, ऐसा नहीं है, हर एक बिजनेस में नॉर्मल लॉस होता है। जैसे रेस्टोरेंट में भी देखोगे खाना बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, देखोगे कभी जो चाउमीन बना रहा है, ठीक है, और उसको जो मतलब जब उसे मिक्सड अप करता है तो देखोगे साइड साइड में कितना गिर जाता है, वो उसका एबनॉर्मल लॉस नहीं है,
वो उसका प्रोसेस है, वो होगा ही, वो क्या है, नॉर्मल लॉस है। जैसे घर पे भी कभी खाना बनाते हो तो ऐसा थोड़ी कि कुछ भी नहीं गिरता है, थोड़ा बहुत तो गिरता है ना, वो नॉर्मल लॉस है। लेकिन पूरा ही गिर गया तो वो क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस। कभी अगर हम लोग के हाथ से पूरा तेल गिर गया, पूरा नमक का डब्बा गिर गया, वो होता है एबनॉर्मल लॉस। लेकिन काम करते वक्त थोड़ा बहुत होता है जो हम लोग रोक नहीं सकते, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल लॉस। तो लिखो, इट इज अनअवॉइडेबल। ये भी हमें जो है एमसीक्यू में पूछ लेता है, अनअवॉइडेबल वाला बात। ड्यू टू इनहेरेंट नेचर ऑफ गुड्स। लेकिन जो एबनॉर्मल लॉस है ना, ये अवॉइडेबल लॉस है, ठीक है। लिखो, इट इज अवॉइडेबल लॉस which occurs due to abnormal factors like fire, theft, etc. तो देखो, अकाउंट्स में इस तरीके के लॉस को ना एबनॉर्मल लॉस बोला जाता है। अब तुम लोग सोचोगे कि अगर आग लग जाए, कोई तो चाहेगा नहीं कि आग लग जाए, तो वो रोकेगा कैसे। लेकिन देखो, ये सब जो है, अगर हम लोग सावधानी नहीं रखते हैं, नॉर्मली देखा गया है तभी होता है, ठीक है। अगर हम लोग कुछ मैनेज, हमें मेंटेन करना चाहिए, हम लोग नहीं कर रहे, तभी ये सारा चीज ऑकर होता है। ऐसे ही कहीं पर आग नहीं लग जाता है, कुछ तो रीजन होता है। चोरी का भी कुछ तो रीजन होता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ये सब हम लोग रोक सकते हैं, अगर हम लोग अपना प्रिकॉशन ले तो हम लोग ये सारी चीजों को रोक सकते हैं। लेकिन जो भगवान ने बनाया वो हम लोग कैसे रोके, वो तो हमारे लिए पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो इसमें जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो, पेरिसेबल आइटम्स जो भी होता है, पेरिसेबल गुड्स, या फिर इवापोरेशन जो भी होता है, इस तरीके का कोई आइटम, ये एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। मैंने थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया, पेरिसेबल आइटम्स और इवापोरेशन लिखा है, जो मैंने बोला, इवापोरेशन और पेरिसेबल, वो नॉर्मल जो गुड्स का इनहेरेंट नेचर। अच्छा, अब ये नॉर्मल लॉस के नीचे ही लिखना है। मेरा इस पेज में ना जगह खत्म हो गया है, तो नॉर्मल लॉस के नीचे ही 2 पॉइंट और लिखेंगे, और एबनॉर्मल के साइड में ही 2 पॉइंट लिखना है। तुम लोग का जगह है तो इसके नीचे लिखो। तो नॉर्मल लॉस के नीचे लिखना है इवापोरेशन, इवापोरेशन, EVAPORATION, इवापोरेशन, ठीक है। अच्छा, इधर लिखना है ओनली यूनिट इज डिडक्टेड, मतलब नॉर्मल लॉस के इधर लिखना है ओनली यूनिट इज डिडक्टेड। हम समझा देंगे ये क्या। और इधर जो एबनॉर्मल लॉस वाला है, इधर लिखना है यूनिट एज वेल एज अमाउंट इज डिडक्टेड। इधर और एक पॉइंट लिखना है, रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर। ये है नॉट रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर। समझाते हैं ये पॉइंट। पहले ये ओनली यूनिट डिडक्टेड और यूनिट एज वेल एज अमाउंट इज डिडक्टेड वो बताते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मान लो किसी का फ्रूट्स का बिजनेस है, मान लो ऑरेंज बेचता है। अब बेचने के लिए मान लो पहले खरीद के लेके आता है, तो उसने मान लो परचेज किया है 10 ऑरेंज 12 रुपए करके, ठीक है, @12 करके। तो 120 रुपीज का उसने ऑरेंज खरीद लिया। अब ऑरेंज को जब लेके आ रहा है, ऑरेंज मान लो पेटी में आ रहा है, ठीक है, तो
वो क्या होता है, बोलो सारा ऑरेंज फ्रेश आएगा या कुछ खराब हो सकता है। अभी मैंने बोला कि सभी बिजनेस में हम लोग का नॉर्मल लॉस होता है। तो जो भी बाहर से जो भी फ्रूट्स वगैरह आता है ना, तो देखोगे वो पेटी में आता है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा सड़ जाता है, ठीक है। हर एक पेटी में कुछ ना कुछ जो है फ्रूट्स खराब हो जाता है। जैसे नासिक से अंगूर आता है, तो इतना दूर ट्रैवल करके आता है, तो वो बर्बाद तो होता ही है थोड़ा बहुत। तो नॉर्मल लॉस का मेजरमेंट क्या है पता है? नॉर्मल लॉस का मेजरमेंट है ये, वो काम करते करते हमें पता चल जाता है कि नॉर्मल लॉस कितना। जैसे एक पेटी में मान लो अगर 100 पीस ऑरेंज है, तो जो बेचता है ना उसको पता है कि 100 में 2 खराब निकलता है कि 5 खराब निकलता है। अगर मान लो 100 में उसका 20 पीस खराब निकल गया, उसे पता है कि 5 ही निकलता है, ठीक है, 20 पीस हो गया, तो फिर उसका वो एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। अब ये नॉर्मल लॉस सबको ही अपने बिजनेस का खुद से एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ग्रोसरी वाले को पता है कि उसका जो सामान है चूहा होगा ही, ठीक है, वो थोड़ा बहुत काटेगा ही, और वो थोड़ा बहुत जो है उसका खराब होगा ही, ठीक है, तो उसको पता है। ऐसे जैसे पूरा एक बोरा पड़ा है, मान लो 1 क्विंटल का या 50 किलो का, तो उसमें थोड़ा बहुत जो है खराबी हो जाता है, ठीक है। तो वो चाहे वो चूहा की वजह से हो, वेदर की वजह से हो, कुछ भी हो, लेकिन वो सब जो है एस्टिमेट कर लेते हैं वो लोग कि मेरा इतना नॉर्मल लॉस होता है। अब मान लो अगर एक पेटी में 10 पीस ऑरेंज रहता है, तो 2 ऑरेंज खराब निकलता है, वो सभी का निकलता है। मान लो जो फ्रूट बिजनेस यहाँ पर दिखा रहे उनका भी होता है, हम लोग का भी सेम बिजनेस है, तुम लोग का भी सेम बिजनेस है, सभी का ये होता है, ठीक है। तो 2 ऑरेंज तो बेच नहीं पाते हैं, ठीक है। मैंने क्या स्पेलिंग, 2 ऑरेंज जो है वो बेच नहीं पाते, तो फिर इनके पास कितना ऑरेंज सेलेबल कंडीशन में है? 8। 10 लाया था, 2 बिकेगा नहीं, क्योंकि पता है, पहले से ही पता है कि 2 खराब होगा, 2 बिकेगा नहीं। तो 8 जो है मिला, लेकिन पॉकेट से पैसा कितना गया? 120 गया, पैसा थोड़ी ना कम होगा, ठीक है। अब बोलो एक एक पीस ऑरेंज का वैल्यू कितना होगा? कॉस्ट पर पीस ऑफ ऑरेंज, हाँ 12 नहीं 15 हो गया। अभी 15 हो गया, पहले कितना था? 12। तो बेचने के लिए 12 रुपए में खरीदा था, ठीक है। अब लेकिन अगर वो 12 रुपए में प्रॉफिट लगा था, मान लो उसने सोचा था कि हम 2 रुपए प्रॉफिट लगा के 14 रुपए में बेचेंगे, तो उसका तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसको खरीदने में कितना लग गया? 15। अब वो कितने में बेचेगा? अगर उसको 2 रुपए प्रॉफिट लगाना है, तो वो 15 में 2 रुपए लगाएगा, और कितना करके 17 पर पीस करके बेच देगा, ठीक है। अब बोलो क्या ये कस्टमर खरीदेंगे? बिल्कुल खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि ये काम सिर्फ ये पर्टिकुलर इंसान नहीं कर रहा है जिसका ये फ्रूट बिजनेस है। ऐसा बिजनेस जो भी करते हैं सभी को ही करते हैं, क्योंकि सभी का नॉर्मल एस्टिमेशन है कि 10 में 2 खराब होता है। अब ये मुझे नहीं पता, हम एक अंदाजे से बोल रहे हैं कि कितना खराब हो सकता है, ठीक है। तो ये लगभग सभी का एक ही जैसा होगा जो एक ही सेक्टर में बिजनेस करते हैं। तो ये जो लिखा था ना रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर, तो लॉस को रिकवर कर लिया कस्टमर से, थोड़ी ना मुझे 14 में ही बेचना पड़ेगा। मतलब मार्केट प्राइस कितना चल रहा होगा बोलो तो? वही 17 रुपए के आसपास। हो सकता है कोई 16 रुपए 50 पैसे में बेच सकता है, लेकिन उससे ज्यादा कम नहीं होगा। थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता ही है, हर एक फ्रूट सेलर का प्राइस थोड़ी ना एक जैसा होता है। क्वालिटी के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से थोड़ा बहुत प्राइस इधर उधर होता है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं हो सकता है। तो इतना कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि ऐसा हुआ कि हम लोगों ने परचेज किया था 10 ऑरेंज @12 करके, और जो लॉस है हम यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस लिख रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल लॉस यहाँ पर नहीं दिखा रहे। 4 ऑरेंज जो है चोरी हो गया, ठीक है, मान लो चोरी हो गया, पेटी के अंदर से किसी ने निकाल लिया रास्ते में, ठीक है। अच्छा, अब बोलो कितना ऑरेंज बेचने के लिए आया इनके पास बचा? 6। अब 6 का तुम लोग बोलो प्राइस कितना होगा? 20। 20 कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो इसको अगर करते हैं 20 तो हो रहा है, लेकिन बोलो मार्केट में प्राइस कितना चल रहा है? 17। सबको इसी के आसपास बेच रहे हैं, क्योंकि ये एकदम परफेक्ट प्राइस है, क्योंकि ये नॉर्मल ना सभी का होता है। लेकिन चोरी क्या सभी का हुआ होगा? नहीं। अगर मेरे दुकान में आज चोरी हो गया, कल से हम 10 रुपए का चीज 15 रुपए में बेचेंगे, कोई लेगा मेरे पास? क्योंकि वो 10 रुपए का चीज तो बाकी लोग 10 ही में बेच रहे हैं। तो एबनॉर्मलनेस खुद को क्या करना पड़ेगा? खुद को बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरा कोई एबनॉर्मल लॉस होता है तो मुझे वो खुद को बेयर करना पड़ेगा। तो हम 20 रुपए मेरा कॉस्ट लगाएंगे, 2 रुपए प्रॉफिट लगा के 22 रुपए में बेचेंगे, बाकी लोग तो 17 रुपए में बेच रहे हैं। हम कर सकते हैं, लेकिन मेरे से कोई खरीदेगा नहीं। तो इसीलिए लिखा हुआ है
कि नॉट रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से ये वाला हम लोग बेयर नहीं कर सकते, इस तरीके का कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैंने लिखा है कि यूनिट एज वेल एज अमाउंट डिडक्टेड। यहाँ यूनिट डिडक्ट हुआ, अमाउंट नहीं हुआ, यहाँ अमाउंट भी डिडक्ट होगा। बोलो तो 4 ऑरेंज का प्राइस कितना होगा? एक ऑरेंज 12 रुपए का, 4 ऑरेंज 48, तो माइनस करो कितना होता है? 72। ठीक है, अब प्राइस निकालो, 72 ऑरेंज, 6 रुपए, 6 पीस ऑरेंज 72 रुपीज में आया, कितना होता है? 12 रुपये। तो वही कॉस्ट निकल के आ गया। मैंने यहाँ नॉर्मल लॉस कर दिखाया नहीं, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये मेरा लॉस एबनॉर्मल है तो मुझे अमाउंट के साथ साथ यूनिट दोनों डिडक्ट करना है, ताकि मेरा कॉस्ट ना बढ़े, नहीं तो मार्केट में बेच नहीं पाएंगे। लेकिन अगर मेरा नॉर्मल लॉस है, मतलब नॉर्मल लॉस का मतलब क्या है? मेरा एक मेरा ही नहीं है, दुनिया में सभी का है जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, ठीक है? तो वो सबको ही वो प्राइस कस्टमर पे चढ़ाएंगे, तो फिर हम भी चढ़ा देंगे, ठीक है? लेकिन ये प्राइस कस्टमर पे सबको ही नहीं, सबका थोड़ी ना चोरी होगा, सबकी दुकान में एक साथ आग लग जाएगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट का मतलब यही हो गया कि ओनली यूनिट डिडक्टेड, ये हमारे कैलकुलेशन में भी काम आएगा। फिर यूनिट एज वेल एज अमाउंट इज डिडक्टेड, यहाँ पर ये देखो प्रूव हो गया। रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर, और ये नॉट रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर, ये हम लोग कस्टमर से रिकवर नहीं कर पाए। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसका फॉर्मेट लिख लो, बताते हैं। ये जब कैलकुलेशन करोगे तो काम आएगा, ठीक है? लिखो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लाइन विद कंसाइनी। जैसे कंसाइनी अपना सामान, हम लोग का सामान बेच रहा है, कंसाइनर का सामान बेच रहा है, तो जरूरी थोड़ी है कि सारा सामान बिक जाएगा। अगर उसके पास सामान रह गया तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम लोग कभी फाइनल अकाउंट्स अगर किए हो तो वहां पर देखे हुए हम लोग क्या लिखते हैं? टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, और क्या लिखते हैं? टू परचेज, ठीक है, और टू डायरेक्ट एक्सपेंस। और इधर क्या लिखते हैं? बाई सेल्स। तो यहाँ बाई क्लोजिंग स्टॉक भी तो लिखते हैं, उसका कारण है कॉस्ट के साथ हमें रेवेन्यू को क्या करना पड़ता है? मैच करना पड़ता है। जैसे अगर मान लो मैंने 10 यूनिट परचेस किया था, ठीक है, और मैंने बेचा है मान लो 6 यूनिट, ठीक है, तो इधर 10 और इधर 6 कैसे टैली होगा? इधर मुझे कितना लिखना पड़ेगा? 4, ठीक है। तो ये 4 क्या है? जो नहीं बिका, मतलब क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक क्यों लिखेंगे? क्योंकि मुझे कॉस्ट के साथ रेवेन्यू, रेवेन्यू 6 यूनिट का है, तो मुझे कॉस्ट भी 6 यूनिट का दिखाना पड़ेगा। इधर 10 और इधर 4 लिखने से ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर 6 यूनिट का दिखेगा। मैंने यूनिट में दिखा दिया, यहाँ पर बेसिकली यूनिट तो होता नहीं, हमें अमाउंट में दिखाते हैं, ठीक है? तो इसीलिए ये भी अगर अपना कंसाइनमेंट का बिजनेस का प्रॉफिट चेक करना चाहेंगे तो इनको भी क्या चाहिए होगा? अपना क्लोजिंग स्टॉक, जो कि कंसाइनी के पास पड़ा हुआ, इसलिए लिखना पड़ता है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लाइन विद कंसाइनी। अब इसका वैल्यूएशन कैसे होगा? क्योंकि इसका प्रोसेस जो है वो अलग है, और यहाँ पर ये हमें हर एक क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहले अभी लिखते जाओ, जब क्वेश्चन आएगा तो हम समझा देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट बाय कंसाइन, यहाँ यूनिट का कॉलम कर लो एक, और यहाँ पर रुपीस का। तो सपोज ये यूनिट है, ये सबसे पहले हम लोग ये रिकॉर्ड करेंगे कि कंसाइनर कितना सारा प्रोडक्ट जो है कंसाइनी को भेजा है। क्वांटिटी अगर दिया हुआ रहा है तो यूनिट में वो लिख देंगे, अगर नहीं है तो सिर्फ रुपीस में लिखेंगे, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में। अच्छा, अब बोलो अगर कंसाइनर प्रोडक्ट भेज रहा है तो क्या वो खर्चा करता है प्रोडक्ट को भेजने का? गुड्स खरीदने के अलावा भी तो करता है, पैकिंग का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन। तो वो सारे खर्चे प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, नहीं तो कस्टमर से कैसे रिकवर करेंगे? तो अब नेक्स्ट हम लोग ऐड करेंगे ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइन। कंसाइनर का किया गया सारा खर्चा। अब अगर एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो कौन से कॉलम में डेटा लिखे? यूनिट में कि अमाउंट में?
अमाउंट में यूनिट थोड़ी ना बढ़ेगा। अगर हम लोग अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं बेचने के लिए, तो उसमें क्वांटिटी थोड़ी ना बढ़ जाएगा। अगर 10 पीस आइटम है 10 पीस ही रहेगा, हाँ उसका कॉस्ट बढ़ सकता है, फिर टोटल हो जाएगा। इनकट का मतलब लागू कर, अच्छा, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्ड, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हम लोगों ने टोटल कितने रुपए का स्टॉक जो है या गुड्स जो है कंसाइनी को भेजा है, ठीक है। अच्छा, अब कंसाइनी के पास सारा सामान पहुंच भी सकता है, नहीं भी पहुंच सकता है। अगर रास्ते में चोरी हो गया या फिर किसी तरीके से मतलब ऐसा होता है ना कि मान लो हम लोगों ने 10 पेटी सामान भेजा था, 5 पेटी पहुंच गया, 5 पेटी अभी भी इन ट्रांजिट में है, वो थोड़ा बाद में दिया था या किसी भी ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज के वजह से। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो अगर रास्ते में ही कोई सामान रह गया, कंसाइनी के पास नहीं पहुंचा था और हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकालने बैठे हैं, तो उस सामान को हमें माइनस करना पड़ेगा इस भेजे हुए सामान से, ठीक है। तो माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स नॉट रीच्ड द सिटी ऑफ कंसाइन, ठीक है। कंसाइनी के सिटी तक जो सामान पहुंचा ही नहीं, उसको मुझे लेस कर देना चाहिए, क्योंकि वो तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आएगा। तो वो किस तरीके का सामान हो सकता है? या तो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, लॉस्ट इन ट्रांजिट, या फिर गुड्स स्टील इन ट्रांजिट। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट हो सकता है या स्टील इन ट्रांजिट हो सकता है। तो बोलो, इसमें मुझे यूनिट रुपीस दोनों में लिखना चाहिए, तुम लोग को क्या लगता है, या फिर किसी एक में लिखना चाहिए? मतलब मैंने किसी को, हाँ बोलो, सही बोल रहे हो, दोनों में लिखना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर सामान पहुंचा नहीं तो क्वांटिटी भी कम होगा ऑटोमेटिकली, और उतने का सामान को भी कम कर देंगे, तो फिर दोनों ही मेरा कम है। अच्छा, अब ये माइनस कर देने से क्या मिल जाएगा, क्या कौन सी चीज का डिटेल्स मिल जाएगा कि कितना सामान कंसाइनी को रिसीव हुआ, ठीक है। इतना तो भेजा था, अब इतना रिसीव नहीं हो पाएगा, तो जितना रिसीव हुआ वो माइनस करके मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स रीच्ड द सिटी ऑफ कंसाइन, कितना सारा सामान कंसाइनी के पास जाके पहुंचा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स रीच्ड द सिटी ऑफ कंसाइन। अच्छा, अब कंसाइनी के पास पहुंचते ऐसा नहीं कि वो बेचना स्टार्ट कर देगा, उसको तो प्रोडक्ट को लेके अपने एरिया तक, अपना शॉप है जो भी है वहां तक जाना पड़ेगा। तो वहां तक जाने में बीच में कुछ खर्चा हो सकता है, जिसमें दो तरीके का खर्चा आता है, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। यहाँ पर कौन सा खर्चा जुड़ेगा? ओनली जो है नॉन रेकरिंग, रेकरिंग नहीं जुड़ेगा। रेंट वगैरह का खर्चा कभी प्रोडक्ट में डायरेक्ट ऐड नहीं होता है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट वो सब पीएल का आइटम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वो खर्चा जुड़ेगा जो तुम लोग ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हो, मतलब प्रोडक्ट को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा कंसाइनी करेगा, और उस खर्चे को यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन रेकरिंग। लेकिन कंसाइनर के लिए ऐसा नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि उसका तो सारा ही नॉन रेकरिंग है। ये देखो, स्टार्टिंग में ही मैंने ये चीज बताया था, देखो उसका सारा नॉन रेकरिंग है, लेकिन इसका दो तरीके का हो सकता है। लेकिन प्रोडक्ट के कॉस्ट में कभी रेकरिंग कॉस्ट नहीं जुड़ता है, ठीक है, ये जुड़ेगा। तो फिर क्या ये हम लोग कस्टमर से रिकवर नहीं करते? करते हैं, उसका दूसरा तरीका है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में नहीं जुड़े, ये वाला ओनली नॉन रेकरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब कंसाइनी के पास पहुंचा, अब कंसाइनी अपना वो सारा खर्चा करने स्टार्ट कर दिया, जो नहीं करने से वो प्रोडक्ट को गोडाउन तक या उसके शॉप तक नहीं लेके जा पाएगा, यानी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बाय कंसाइन। अच्छा बोलो, ये कहां पर जाएगा? अमाउंट कॉलम में कि यूनिट कॉलम में, या फिर दोनों में ही? कहां पर जाएगा? ओनली अमाउंट कॉलम।
अब देखो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनर। तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि कंसाइनी के पास जो गुड्स रिसीव्ड हुआ उसका एक्चुअली कॉस्ट कितना है। कंसाइनर ने जो भेजा था वो तो इतने का था, लेकिन इसको भी तो खर्चा करना पड़ा सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए। तो अब इतने प्रोडक्ट का खर्चा मतलब कॉस्ट जो है इतना हो गया, खर्चा नहीं कॉस्ट जो है इतना हो गया। अब यहाँ पर देखो इसके गोडाउन में आने के बाद भी तो कुछ लॉस हो सकता है, नॉर्मल एबनॉर्मल, ठीक है। तो अगर किसी तरीके का नॉर्मल लॉस हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल लॉस तो हर बिजनेस में जो है कुछ ना कुछ होता है, तो अगर नॉर्मल लॉस हुआ कंसाइनी के प्लेस में पहुंचने के बाद तो हम लोग उसको लेस कर देंगे एक्सपेक्टेड नॉर्मल। नॉर्मल लॉस का क्या लेस होता है, यूनिट ओनली। अभी अभी हम लोगों ने देखा यूनिट लॉस होगा, सॉरी लेस होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कुछ है तो नेक्स्ट क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, जो गुड्स बेचने के लिए अवेलेबल है उसका कॉस्ट, क्योंकि जो नॉर्मल लॉस में चला जाएगा वो तो बेच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब इसमें से जितना बेच दिया उसको लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, जितना यूनिट बेचा उसका कॉस्ट को लेस करेंगे, ठीक है, और यूनिट भी लेस करेंगे। तो हमारे पास क्या पड़ा हुआ रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक, या फिर इसको कभी कभी अनसोल्ड स्टॉक भी बोल देते हैं, अनसोल्ड स्टॉक। तो ये लिखते लिखते ही मैंने इसका पूरा प्रोसेस समझा दिया कि कैसे करके इसको तुम लोग को करना है। अब हर एक क्वेश्चन में सारा डिटेल्स रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, जो नहीं रहेगा उसको नहीं लिखना है, जो रहेगा उसको लिख देना है। ठीक है, तो ओवरऑल एक हम लोग का हो गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, देखो ये वाला इलास्ट्रेशन 1, ठीक है। इलास्ट्रेशन 1 इसमें दिया है राम एंड कंपनी ऑफ कैलकाटा कंसाइन 50 केसेस ऑफ गुड्स एट 200 ईच टू नाथन ऑफ बॉम्बे, ठीक है। तो राम एंड कंपनी जो कैलकाटा में है वो क्या है, कंसाइनर की कंसाइनी, और नाथन ऑफ बॉम्बे ये क्या है, कौन कंसाइनर, नाथन ऑफ बॉम्बे ये कंसाइनर। इन्होंने इनको 50 केसेस ऑफ गुड्स भेजा है 200 ईच। द कंसाइनर पेज 200 फॉर इंश्योरेंस एंड फॉर फ्रेट 300, मतलब इन्होंने नाथन सेंट एन अकाउंट सेल्स, देखो आ गया लैंग्वेज अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल्स कौन बनाता है, कंसाइनी बनाता है, क्योंकि सेल्स का डिटेल्स उसके पास ही रहता है, ऐसे करके याद रख सकते हो। तो वो सेल का डिटेल्स बना के उसमें भेज दिया है, किसको भेजेगा, ऑब्वियसली कंसाइनर को। क्या भेजा है उसमें, क्या दिखा है, शोइंग द ग्रॉस प्रोसीड्स एट 24,000, मतलब सेल। ग्रॉस प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है, सेल, कि 24,000 का सेल हुआ है। द एक्सपेंसेस पेड बाय नाथन वेयर डॉक ड्यूटीज, मतलब सामान जो है वो फिर डॉक में खाली हुआ था, ठीक है। तो डॉक ड्यूटीज देना पड़ा, ड्यूज है ड्यूटीज जो भी बोलो। 20 रुपीज कैरेज दिया था उन्होंने, 50 वेयर हाउस का एक्सपेंसेस दिया था 130। ही सेंड द अमाउंट ड्यू टू कंसाइनर आफ्टर डिडक्टिंग 4% कमीशन। हमें जर्नल एंट्री पास करने बोला है दोनों के बुक्स में। नॉर्मली हमें जर्नल से ज्यादा जो है लेजर देता है, तुम लोग का तो मतलब सीएमए फाउंडेशन के केस में जो है उसमें तुम लोग का जो है एमसीक्यू आएगा, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली मैंने फाउंडेशन के मैथ से ही लिया, इंटर का भी इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि फाउंडेशन में भी ये है तुम लोग का, सीएमए इंटर में भी ये होता है, तो इंटर वाले भी पढ़ सकते हैं फाउंडेशन वाले भी पढ़ सकते हैं। ये तुम लोग का फाउंडेशन का तो देखो यहाँ पर भी करवाया हुआ है, क्योंकि डिटेल्स में करना जरूरी है, जितना भी हम लोग का 2 मार्क्स का है कि 1 मार्क्स का है, ठीक है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें हमें जर्नल एंट्री करने बोला है तो जर्नल एंट्री करते हैं। बाकी इंटर में जर्नल एंट्री से ज्यादा जो है हम लोग का लेजर ही आता है, और फाउंडेशन में तो ये सारे 2 मार्क्स के ही आते हैं। तुम लोग का तो इससे ज्यादा कुछ है नहीं 2 मार्क्स के अलावा। अच्छा, अब हमें जर्नल एंट्री करना है दोनों के बुक्स में। तो इन द बुक्स ऑफ राम एंड कंपनी, और एक बार होगा इन द बुक्स ऑफ नाथन ऑफ बॉम्बे, दोनों का करने को। अच्छा, अब जर्नल एंट्री आसान नहीं होगा, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये नॉर्मल जो जर्नल एंट्री करते हैं उस तरीके का नहीं होगा, थोड़ा सा अलग होगा। मतलब कंसेप्ट के साथ ही बताएंगे, लेकिन आसान नहीं होगा, इतने आसानी से याद नहीं होता है, ठीक है। मतलब रटना नहीं है, लेकिन दूसरे तरीके का है। जैसे सबसे पहले गुड्स भेजा गया 50 केसेस 200 ईस्ट टू नाथन। तो जर्नल एंट्री तो ट्रांजैक्शन वाइज होता है, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन गुड्स सेंड करने का है, तो अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस बताओ, फिर हम बताते हैं एंट्री क्या है। पहला ट्रांजैक्शन जो है गुड्स भेजने का, उसमें टोटल अमाउंट कितना होगा? 10,000। 50 केसेस भेजा गया है 200 रुपए वाला एक एक केसेस, तो फिर 10,000। इसका एंट्री क्या लिखोगे बोलो, पहले बताओ क्या लिखना चाहिए, क्या दिमाग में कुछ आ रहा है? मतलब कौन एंट्री कर रहा है? अभी तो हम लोग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर कर रहे हैं, तो कंसाइनर क्या एंट्री करे? नहीं, ये तो अपने बुक्स में अपना नाम नहीं लिखेगा, हमेशा दूसरे का ही। देखो हम एक बताते हैं, यहाँ पर हम लोग ना जब भी कोई एक्सपेंसेस या इनकम होगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेगा। कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। तो आप बोलो गुड्स भेजने से बिजनेस में एक्सपेंस की इनकम की प्रॉफिट की लॉस क्या? गुड्स भेज रहा है ना पहले खरीद के, तो क्या है? एक्सपेंस है। कोई भी बिजनेस करने के लिए तो पहले पॉकेट से पैसा निकालना, क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो कंसाइनमेंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट। डेबिट। हाँ, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये लेकिन एंट्री आसान नहीं होता है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और लिखना पड़ेगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये लिखना पड़ेगा। क्योंकि मतलब ये तो हो गया। देखो व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। तो गुड्स यानी स्टॉक, तो स्टॉक रियल अकाउंट हो गया, तो स्टॉक चला गया इसीलिए क्रेडिट हो गया। लिखना पड़ेगा तुम लोग को यही लैंग्वेज, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। वैल्यू हो जाएगा 10,000। अच्छा, इसका नैरेशन तो तुम लोग लिख लोगे, नैरेशन लिखवाना तो जरूरी मुझे नहीं लगता है। क्या लिखना पड़ेगा नैरेशन? बीइंग गुड्स सेंट टू कंसाइन, इतना लिखना पड़ेगा बस, और तो कुछ नहीं। बीइंग गुड्स सेंट टू कंसाइन ही ऐसे लिखोगे तो हो जाएगा शॉर्टकट। अच्छा, अब देखो कंसाइनर ने 200 इंश्योरेंस का पे किया, फ्रेट का 300 पे किया, इसका हमें एंट्री करना है। तो बोलो क्या एंट्री है? अभी एक लॉजिक बताया तो उसको यूज करके कर सकते। मैम फ्रेश डेबिट, इंश्योरेंस डेबिट। इंश्योरेंस डेबिट, फ्रेट डेबिट, यहाँ पर नाम अलग अलग देने का जरूरत नहीं, उसके जगह क्या लिखोगे बोलो? अभी तो बताए नॉमिनल अकाउंट किसको ट्रीट करना है? कंसाइनमेंट को, ठीक है। नाम अलग लिखने का जरूरत नहीं। यहाँ पर हमेशा नॉमिनल अकाउंट कंसाइनमेंट को। नॉर्मली तुम लोग ऐसे एक्सपेंसेस को कैसे लिखते हो? फ्रेट अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, तो क्या लिखोगे? कैश, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला है, नॉमिनल का जब भी बात आएगा तुम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट को लिखना। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट क्योंकि एक्सपेंस है, टू क्या लिखोगे बोलो? कैश, जैसे लिखते हैं टू कैश, टोटल करके एक ही बार में लिख देते हैं 500। इसका नैरेशन मैम लिखोगे कैश बी। एसेट कम गया इसीलिए क्रेडिट। मैम एसेट कैश कम हो एसेट गया, कम हाँ। गया इसलिए क्रेडिट। हाँ, और वहाँ कैश। एक्सपेंसेस बढ़ गया इसीलिए डेबिट। हाँ, यहाँ पर एक्सपेंसेस बढ़ गया। जब भी कंसाइनमेंट बिजनेस में एक्सपेंस होगा या इनकम होगा या गेन होगा, उसी को नॉमिनल अकाउंट ट्रीट करना है। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स जो है
कि all income and gains are credited, all expenses मैम and losses मुझे are मॉडर्न debited. अप्रोच पता है, वो सब हम सीखे नहीं है एक्चुअली। तो फिर लॉस हो रहा है डेबिट मॉडर्न अप्रोच में, और टू कैश एसेट चला जा रहा है। अच्छा अब देखो, फिर बोला है कि नाथन ने अकाउंट सेल्स भेज दिया कि मैंने 24,000 का सेल कर दिया है, तो इसका एंट्री कंसाइनर क्या करे? अगर खुद सेल करता, अगर खुद अपने कैलकाटा में सेल करता तो क्या एंट्री करता? राम एंड कंपनी, तुम लोग नॉर्मल जो बचपन में एंट्री सीखे हो वही बता। सेल्स तो डेबिट नहीं हुआ, सेल्स क्रेडिट। कैश में बेचा है तो कैश कैश टू टू सेल्स, सेल्स। कैश टू सेल्स। लेकिन यहाँ पर क्या बोलो, क्या वो खुद बेच रहा है? क्या उसके पास पैसा आ गया है? नहीं, तो वो कैश को तो डेबिट नहीं करेगा। उसका पैसा किसके पास? नाथन के पास। तो वो नाथन से लेगा तो उसको क्या बनाएगा? डेटर की तरह ट्रीट करेगा कि मुझे अगर किसी से पैसा मिलता है तो हम तो उसको डेबिट ही बनाएंगे ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? नाथन या कंसाइनी, जो भी लिखो, नाम दिया हुआ है तो मैंने नाम लिख दिया, ठीक है। अच्छा, और टू क्या लिखोगे? सेल्स हम लोग का क्या है? इनकम। अब मैंने बोला कि इनकम हो, एक्सपेंस हो, लॉस हो, गेन हो, तुम लोग को कौन सा अकाउंट ट्रीट करना है? कंसाइनमेंट। क्योंकि सेल वो लिख नहीं सकता है, क्योंकि खुद बेचा ही नहीं है, तो कैसे सेल लिखेगा? कंसाइनमेंट में बिका है, तो नाथन टू कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट। नाथन टू कंसाइनमेंट, नाथन्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। 24,000। ठीक है, इस तरीके से समझ के करना पड़ेगा। अच्छा, अब फिर बोल रहा है कि एक्सपेंसेस पेड बाय नाथन। नाथन ने कुछ खर्चा किया था, जैसे कि डॉग ड्यूटी और कैरेज और वेयर हाउस एक्सपेंसेस। टोटल कितना हो रहा है? 20, 50 और 130, कितना हो रहा है? 200 रुपए शायद, 200 हो रहा है, 50, हाँ 200 रुपए, ठीक है। अब बोलो ये खर्चे को ये राम एंड कंपनी कैसे रिकॉर्ड करेगा? तो ये खर्चा किसने किया है? नाथन ने। राम एंड कंपनी के दिमाग में क्या चल रहा है? जब उसे पता चला कि नाथन ने उसके बिहाफ में 200 रुपए खर्चा किया है, तो उसके दिमाग में क्या चलता है? उसको 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 देना पड़ेगा, बाद में पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो उस तरीके से ट्रीट करेगा। तो उसको पैसा देना है। अब सोचो, थोड़ी देर पहले पैसा लेना था सेल वाला, अब ये पैसा देना है, तो उल्टा सोचो क्या हो। हाँ बोलो, बोलो। देखो, जब पैसा मिलेगा तो उसको डेटर बनाए, उसको पैसा देना पड़ेगा तो क्या बनाएंगे? क्रेडिटर। और बोलो, तो इसका मतलब क्रेडिट में क्या जाएगा वो तो समझ ही गए, क्या होगा? टू नाथन। और फिर डेबिट में क्या जाएगा? कंसाइनमेंट, क्योंकि हम लोग का ये क्या है? खर्चा है बिजनेस का, तो कंसाइनमेंट। जस्ट इसका ऑपोजिट मैंने बोला, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 200 टू नाथन, 200। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, बोल रहा है ही सेंट द अमाउंट ड्यू टू द कंसाइनी आफ्टर डिडक्टिंग 4% कमीशन। तो उन्होंने पैसा वापस कर दिया है जितना करना पड़ेगा, लेकिन अपना कमीशन भी डिडक्ट कर लिया। तो कमीशन कितना होगा? यहाँ कैसा कमीशन है कुछ नहीं बोला है, यानी ऑर्डिनरी कमीशन। जब हमें कुछ नहीं बोलेगा तो ऑर्डिनरी कमीशन। तो 4% कमीशन है, तो कितना कमीशन मिलेगा इनको? ऑर्डिनरी कमीशन कैसे चेक करना है? सेल के ऊपर। कितना? 960। हाँ 24,000। सेल कितना हुआ था? 24,000, तो उसी पे मिलेगा। तो 24,000 पे 4% करने से जितना होगा उतना, तो 960 हो रहा है। तो 960 का कमीशन इनको देना पड़ेगा। किसको? नाथन को। तो कौन सा, कैसा एंट्री करेंगे तुम? तब तो क्रेडिटर होते। हाँ देना पड़ेगा, क्रेडिटर, हाँ सही बोलो। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू नाथन, सही है, देना पड़ेगा, तो क्रेडिटर होगा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू नाथन,
ये कमीशन वाला, ठीक है। 24,000 इंटू 4%। ये सब नैरेशन लिखने से बाद में ना एक बार लिख लेना चाहिए तुम लोग को, नैरेशन तो याद रहेगा, नहीं तो बाद में देखोगे सारा एक जैसा दिखेगा, कंसाइनमेंट नाथन, फिर समझ में नहीं आएगा। इस क्वेश्चन के यहाँ जगह रख दो थोड़ा थोड़ा लाइन में, तो वहां पर यहाँ पे तो कमीशन का, लाइबिलिटी बढ़ा इसलिए क्रेडिट ना। हाँ लाइबिलिटी बढ़ा, क्रेडिट 961। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या देखेंगे कि कितना पैसा उनको कंसाइनी रिटर्न करेगा, वो भी तो वो रिकॉर्ड करेगा, कितना पैसा उसे कंसाइनी रिटर्न करेगा, और बिजनेस करके प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो भी निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पर देखते हैं बिजनेस करके प्रॉफिट हुआ कि लॉस, कैसे निकालोगे? बोल सकते हो प्रॉफिट हुआ कि लॉस कैसे निकालोगे? देखो लेजर करके निकाल सकते हो, लेकिन हम लोग ऐसे निकालेंगे ना, कंसाइनमेंट का डेबिट अमाउंट कितना 10,000, क्रेडिट इधर लिखते हैं, नेट कर देंगे, फिर डेबिट कितना 500, क्रेडिट 24,000। लेजर करने से भी तो वही होता है ना, पोस्टिंग करोगे तो ऐसे होगा, क्योंकि जर्नल बोला है, तुम लेजर ज्यादा नहीं करवा रहे अभी। 960, तो सारा डेबिट आइटम ऐड करो, फिर क्रेडिट के साथ देखते हैं नेट करके कितना आता है। कितना हो रहा है देखो, हजार, 500, 260, 960, 2660। नहीं इतना कम, तो मैंने 1,000 रुपए लगा दिए, और 9,000 होने चाहिए, 11,660। ये डेबिट है और ये है क्रेडिट। अब दोनों को नेट करो, नेट करने से आंसर क्या आएगा, डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा? जो ज्यादा है क्रेडिट में आएगा, तो कितना आएगा देखो, 1240। तो बोलो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट हुआ, 24,000 का सेल किया था और ये खर्चा किया, खर्चा कितना हुआ? ये सब तो खर्चा ही है ना, तुम लोग अगर नैरेशन लिखते तो पता चल जाता। ये देखो, ये कंसाइनर ने खर्चा किया था, ये नाथन को, नाथन से पैसा मिला, ये सेल है। ये पहले कंसाइनर का खर्चा, ये भी कंसाइनर का खर्चा, ये भले ही कंसाइनर ने किया है, देना तो पड़ेगा इसको, तो इसका खर्चा इतना 11,660। इसने इनकम किया बिजनेस से 24,000, तो नेट करके प्रॉफिट आ गया, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट कितना 12,340। अब इस प्रॉफिट को कैसे लिखोगे, मतलब नैरेशन में, सॉरी जर्नल एंट्री में कैसे दिखाओगे प्रॉफिट को? बोलो, कहाँ प्रॉफिट हुआ है, कौन से बिजनेस में? प्रॉफिट होने से तो 2PL होगा, ये तो होता ही है ना 2PL। 12 कितना हुआ, 12,340, और यहाँ डेबिट किसको करोगे, कंसाइनमेंट, ठीक है। अब ऐसा मत सोचो कि कंसाइनमेंट को डेबिट किया तो ये कोई लॉस या एक्सपेंसेस है, वो तो प्रॉफिट को क्रेडिट कर रहे हैं, वो कंसाइनमेंट में अमाउंट हम लोग का प्रॉफिट का क्रेडिट आया है, तो फिर ये अकाउंट पूरा क्लोज हो जाएगा ना। 12,340 मेरा क्रेडिट दिख रहा था, जैसे ही मैंने लिखा कंसाइनमेंट टू PL, तो वो PL में ट्रांसफर हो गया प्रॉफिट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज हो गया, वो पहले क्रेडिट हो रखा था अब डेबिट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये भी चेक करना पड़ेगा कि नाथन से कितना पैसा इनको मिलेगा, तो वो कैसे पता करोगे, नाथन का डेबिट क्रेडिट देख के देखो। नाथन को, इनको नाथन से इनको मिलेगा 24,000 डेबिट, ठीक है। नाथन को कितना देना पड़ेगा, 200 और 960, और तो कुछ नहीं, टोटल 24,000 उनसे मिलेगा, नाथन उनको देगा ना, सेल करके 24,000 रुपए देगा, लेकिन वो क्या बोलेगा कि हम जो भी खर्चा किए हैं प्लस मेरा कमीशन, वो डिडक्ट करके हम पैसा देंगे, यही सिस्टम होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया, जो ड्रॉ करके दिखाया वहां पर, जो ड्रॉ किया वहां पर तो ये चीज बताए। और ऐसे ही ना होगा, अरे ये पैसा तो उसका है, मिस्टर ए का है, यहाँ एग्जाम 24,000 जो है। अब वो क्या करेगा, बोलेगा मैंने आपके लिए ये सारे खर्चे किए और मेरा कमीशन का पैसा दे दो और अपना पैसा ले लो, ठीक है। तो माइनस करके देखो कितना पैसा जो है रिसीव होने वाला है, 22,840, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, 22,840 डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट, ये देखो डेबिट अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट, नेट करके 22,840, कौन सा वैल्यू बढ़ा है, जैसे प्लस माइनस में करते हो तो डेबिट होगा। तो डेबिट मतलब मिलेगा कि देना पड़ेगा, वैसे भी ये देख के भी पता चल रहा है कि 24,000 का सेल किया, मेरा 24,000 किसी के पास है, मुझे उसको देना है 1160, तो मुझे मिलेगा, मिलेगा तो ही ना डेबिट दिख रहा है। अगर देना पड़ता तो क्रेडिट नहीं दिखता, बैलेंस देना पड़ेगा डेबिट। अब एंट्री क्या करोगे वो बताओ,
मतलब मिलेगा, उससे मिलेगा नाथन से, तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे? अगर मान लो पैसा मिल गया है तो क्या एंट्री करेंगे? कैश। ठीक है, क्या लिखेंगे? कैश। मान लो अगर मिल गया है तो कैश अकाउंट डेबिट कितना? 22,840। टू क्या करोगे? नहीं, नाथन। ये नाथन के अकाउंट से मिला। नाथन। हाँ, ये लेजर किसका था? नाथन का था। लेजर पूरा बनाया नहीं, लेकिन नाथन का था ना, तो नाथन से अगर मिल गया है तो कैश से एंट्री कर देंगे, हो गया। तो फिर ड्यू एंट्री करना पड़ेगा, तब हम लोग ऐसे लिखेंगे कि नाथन्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तब लिखना पड़ेगा कि ये अमाउंट मेरे इस बिजनेस में ड्यू है, और जब मिल जाएगा तो उसका रिवर्स एंट्री दे देंगे, कैश टू नाथन। और एंड में हम लोग एक एंट्री कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? जैसे देखो, इन्होंने कैलकाटा में, मतलब जो राम एंड कंपनी है उनका कैलकाटा में जो बिजनेस है, वहां पर भी वो बिजनेस करते हैं, और वो इनको कंसाइनमेंट में भी बिजनेस में प्रोडक्ट बेचने के लिए दे रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर मान लो उनका कैलकाटा में जो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ठीक है, वहां पर उनका ओपनिंग स्टॉक होगा, वहां पर उनका परचेज होगा, वहां पर उनका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, वहां भी बैठ के वो सेल करते होंगे, जिसको बाई सेल्स लिखते हैं, और वहां उनके पास जो क्लोजिंग स्टॉक रह जाता है वो भी लिखते हैं। अब जो स्टॉक वो कंसाइनमेंट में भेज देते हैं, उसको ट्रेडिंग में किधर दिखाएंगे? क्योंकि स्टॉक कम होगा तो मुझे तो दिखाना पड़ेगा ट्रेडिंग में, किधर दिखाएंगे? बाई साइड में दिखाएंगे। अगर बेचने से स्टॉक कम होता है, बाई सेल्स होगा, तो फिर दे देने से भी तो स्टॉक कम होता है। इधर लिखोगे तो स्टॉक तो आ रहा है, तो इधर क्या लिखेंगे? बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कि भाई मैंने इतना सारा स्टॉक दे दिया, तो इसका एंट्री क्या हुआ? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग। तो जितना स्टॉक दे देंगे उसका क्लोजिंग एंट्री ऐसे लिखा जाता है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग। कितने का स्टॉक दिया था वही लिखना पड़ेगा, 10,000। एकदम स्टार्टिंग वाला जो एंट्री हम लोगों ने लिखा था, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 10,000, तो वही वाला यहाँ पर 10,000 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेड। ठीक है, तो इस तरीके से समझ के करना है, चाहे तुम लोग मॉडर्न अप्रोच लो, गोल्डन रूल लो, कोई भी जो भी हैबिट है उसी से करो, लेकिन इस तरीके से समझ के करना। अब वो कंसाइनी वाला भी करना, इन द बुक्स ऑफ नाथन। नहीं, इसका कम होगा, इसका 4 एंट्री होगी, क्योंकि इसका देखो गुड्स भेजने का एंट्री नहीं आएगा, कंसाइनर का कोई खर्चा नहीं आएगा, ये अपना क्या खर्चा दिखाएगा? पूरे स्टोरी में हम लोगों ने देखा कि इसने कुछ दो खर्चा किया था, जब प्रोडक्ट आके पहुंचा, और अपना कमीशन का खर्चा लेगा, और पैसा जो बेच के उसके पास आए वो वापस करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कंसाइनी ने क्या खर्चा किया? कंसाइनी के नाम पे क्या बोला हुआ था? देखो यहाँ पर, यहाँ से था नाथन सेंट अकाउंट सेल्स, जहां पर उसने बोला कि मैंने 24,000 का सेल कर दिया है, और मैंने आपके बिहाफ में ये 200 का खर्चा किया है। ठीक है, तो कंसाइनी अपना ये दोनों का रिकॉर्ड करेगा। तो बोलो, जब उसने उनका प्रोडक्ट बेच दिया 24,000 का, तो उसने क्या एंट्री किया होगा? कोई सेल करता है तो क्या एंट्री करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन मुझे एक चीज बोलो कि क्या ये उसका सेल है? ये तो अपना बिजनेस होता है तो सेल लिख सकते हैं, कैश लिख सकते हो, कैश तो इसके पास भी आया है, लेकिन वो पैसा क्या उसका है? किसका है? तो फिर यहाँ पर सेल की जगह क्या लिखना पड़ेगा? टू राम एंड कंपनी, मतलब इसको मुझे वापस देना है, लाइबिलिटी बढ़ गया, दूसरे का पैसा रखे हैं। ठीक है, तो लिखो कैश टू राम एंड कंपनी। देखो, कैश या बैंक जो लिखना है लिख सकते हो, कैश टू राम एंड कंपनी या बैंक टू राम एंड कंपनी। बैंक ही लिखो, बैंक कैश चले, टू राम एंड कंपनी 24,000।
अपना पैसा तो नहीं है ना, जिसका है उसको तो वापस करना पड़ेगा। अच्छा, अब इन्होंने कुछ 200 रुपीज का, यहाँ कंसाइनमेंट नहीं आएगा क्योंकि कंसाइनमेंट बिजनेस इसका है ही नहीं, बिजनेस तो उसका। कंसाइनमेंट में एक्सपेंस या लॉस कंसाइनर का होगा ना, क्योंकि कंसाइनी का तो होगा नहीं, वो तो उसका है ही नहीं, वो तो एजेंट। अच्छा, अब देखो, अगर 200 रुपए का खर्चा इन्होंने किया है तो ये इनके दिमाग में क्या चल रहा है, मैंने 200 रुपए का खर्चा कर दिया तो मेरे पॉकेट से तो 200 रुपया गया, तो टू क्या हो जाएगा, कैश या बैंक जो भी लिखो 200 रुपए। लेकिन ये खर्चा मेरा है नहीं कि हम इसको एक्सपेंस बोल के रिकॉर्ड करें, क्योंकि नाथन को पता है ये मेरा खर्चा नहीं है कि हम इसको एक्सपेंस बोल के रिकॉर्ड करें, तो ये खर्चा किसी और का है, मैंने उसके लिए किया, उससे ले लेंगे, तो फिर एक्सपेंस की जगह क्या लिखना राम है? एंड कंपनी डेबिट। हाँ, राम एंड कंपनी डेबिट, सही है, राम एंड कंपनी डेबिट, इससे पैसा ले लेंगे, तो राम एंड कंपनी डेबिट टू कैश, राम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, हम बैंक लिख रहे हैं क्योंकि एक मैंने बैंक लिखा है तो इसको बैंक लिखते रहे। 200, ठीक है, 200 रुपया। अच्छा, और क्या था कंसाइनी का? कंसाइनी बोल रहा है कि मुझे ना कमीशन भी मिलेगा इनसे, ठीक है, मुझे कमीशन भी मिलेगा। अब बोलो कंसाइनी का जो कमीशन, वो तो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया ही है, 960 होगा, चाहे कंसाइनर कैलकुलेट करे चाहे कंसाइनी करे, अमाउंट थोड़ी ना बदलने वाला है, अमाउंट वही 960 होगा। तो 960 रुपीज इनको मिलेगा, तो ये क्या एंट्री करेंगे, तो कमीशन इनका क्या है, इनकम, तो क्या होगा, इनकम है तो क्या होगा, कमीशन डेबिट होगा क्रेडिट होगा, बोलो। क्रेडिट। क्रेडिट होगा, तो टू कमीशन, अपने इनकम को तो क्रेडिट करें, 960 रुपीज का इनकम है, ठीक है, क्रेडिट तो मिल गया तुम लोग को, डेबिट मतलब ये पैसा, इनकम कहाँ से हुआ है, राम राम एंड एंड कंपनी, कंपनी। हाँ, राम एंड कंपनी, राम एंड कंपनी से लेंगे ना, 916 से लेंगे, इनसे जब भी लेंगे इनको डेबिट करेंगे। देखो, जब भी किसी से पैसा मिलता है वो डेटर होता है, जब किसी को पैसा देना होता है वो क्रेडिटर होता है, डेटर डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, क्योंकि डेटर एसेट होता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी बढ़ता है तो फिर क्रेडिट। अच्छा, और क्या एंट्री करेगा? देखो, नाथन बोल रहा है कि मैंने 24,000 का प्रोडक्ट बेच दिया, मैंने ये खर्चा किया, मुझे ये पैसा मिलेगा, और लास्ट में क्या बोलेगा, पूरा कैलकुलेशन करके ये बोलेगा कि मुझे राम एंड कंपनी को कितना पैसा देना है। जैसे इसने क्या कैलकुलेट किया, मुझे नाथन से कितना पैसा मिलेगा, ये बोलेगा मुझे राम एंड कंपनी से कितना पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, सेम यही अमाउंट आएगा, चाहे तुम लोग यहाँ पर राम एंड कंपनी, ये कौन सा लेजर बनाएगा, पैसा मिलेगा क्या देना है निकालने के लिए, किसका लेजर बनाएगा, राम एंड कंपनी का। तो राम एंड कंपनी 24,000 क्या है, क्रेडिट है, मतलब इसको राम एंड कंपनी को 24,000 देना पड़ेगा, राम कंपनी से मिलेगा कितना, 200, और इधर 960, तो टोटल मिलेगा कितना, और देना कितना है, वहां पर भी वही आया था, बस उल्टा आया था, उसके लिए ये रिसीवेबल था, ये पेबल था। अच्छा, तो इसका नेट करने से आएगा 22,840। अब ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट यानी लाइबिलिटी, वापस करना पड़ेगा कितना, 22,000, देखो इसने वही दिखाया कि मुझे मिला, ये बोलेगा मैंने पे कर दिया, ठीक है, कि 22,840 दे दिया मैंने वापस, 24,000 नहीं देगा, ऐसा नहीं कि सेल का पूरा पैसा दे देगा, अपना खर्चा निकाल लेगा फिर दे देगा, तो फिर ये एंट्री क्या करेगा, पैसा देने का। तो जैसे तुम लोगों ने यहाँ पर किया था कैश टू नाथन, उसका ही ऑपोजिट बोलो, यहाँ क्या हो है, राम एंड कंपनी टू, बोलो, टू क्या होगा, टू कैश या बैंक, पैसा अगर दे देंगे तो बैंक क्रेडिट हो गया ना, बैंक या कैश जो भी लिखो, मतलब मेरा एसेट कम हो गया, ठीक है, और मेरा जो राम एंड कंपनी के नाम पे लाइबिलिटी था, दूसरे का पैसा मेरे पास पड़ा हुआ था ना, 22,840 दे दिए, लाइबिलिटी खत्म किए, ठीक है, तो राम एंड कंपनी लाइबिलिटी कम लिखे, हो गया तो डेबिट हो गया। हाँ, लाइबिलिटी कम हो गया इसीलिए ये डेबिट हो। और एक क्वेश्चन करेंगे बस, देखो यहाँ पे क्या बोला है,
इलास्ट्रेशन 2 यहाँ पर लेजर दिया है, बोल रहा है द बॉम्बे मिल्स लिमिटेड ऑफ बॉम्बे कंसाइन टू देयर कैलकाटा एजेंट 10,000 वर्थ ऑफ पीसेस गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पर बता ही दिया है कि बॉम्बे मिल्स लिमिटेड बॉम्बे वालों ने कितना गुड्स भेजा है अपने कंसाइनी को, 10,000 रुपए का। ड्रॉइंग ऑन कैलकाटा फॉर द अमाउंट। ठीक है, अच्छा फिर बोल रहा है दे पे चार्जेस, यहाँ पर देखिएगा, so they pay charges freight and insurance on the consignment amounting to 650। ठीक है, तो 650 रुपीज दे मतलब किसका बात हो रहा है, बॉम्बे मिल्स लिमिटेड का, मतलब कंसाइनर ने फ्रेट इंश्योरेंस का कितना खर्चा किया, 650 एंड डिस्काउंट द बिल्स विच कॉस्ट 200। ये देखो ड्रॉइंग ऑन कैलकाटा फॉर द अमाउंट बताया ना, ड्रॉइंग मतलब बिल्स ड्रॉ किया है, मैंने बोला ना एडवांस या सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए बिल्स ड्रॉ कर सकता है, तो एजेंट के ऊपर बिल ड्रॉ किया है, कितने का, जितने का सामान है उतने का ही। देखो क्या बोला, ड्रॉइंग ऑन कैलकाटा फॉर द अमाउंट, फॉर द अमाउंट मतलब 10,000, 10,000 का सामान दिया है और उसके ऊपर 10,000 का बिल ड्रॉ किया है। ठीक है, प्रिकॉशन के लिए कि अगर वो कुछ चोरी वोरी करके भागने का कोशिश करे, नहीं कर पाएगा, बिल ड्रॉ है तो प्रूफ है कि सामान दिया था। अब इन्होंने अपनी तरफ से खर्चा किया 650 एंड डिस्काउंट द बिल, और ये बिल को डिस्काउंट करवा लिया, कितने रुपए से, 200 रुपए से। ठीक है, बिल को डिस्काउंट करवा सकते हैं, बैंक में जाके अगर बिल को डिपॉजिट करेंगे टाइम मतलब मैच्योरिटी के पहले, तो बैंक वाला हमें पूरा पैसा तो नहीं देता है, थोड़ा पैसा डिडक्ट कर लेता है। कितना पैसा डिडक्ट कर लिया, 200। ठीक है, 10,000 का बिल डिपॉजिट किया बैंक में, 200 रुपए डिडक्ट कर लिया, तो कितना पैसा रिटर्न किया होगा, 98। ठीक है, The goods were received in Calcutta and in due course the account sales was received as follows। बोल रहा है कि स्टॉक कैलकाटा तक पहुंच गया और जो एजेंट था उन्होंने अकाउंट सेल्स भी बनाया। देखो अकाउंट सेल्स कैसे बनता है, बोल रहा है उन्होंने बोला है 200 पीसेस उन्होंने स्टॉक बेचा है। देखो क्या लिखा है, 200 पीसेस गुड्स बेचा है, कितने रुपए में, 14,000। लेकिन उन्होंने क्या क्या खर्चा किया, क्योंकि अकाउंट सेल्स में क्या डिटेल्स रहता है, कंसाइनी ने जो भी परफॉर्मेंस दिया है सारा डिटेल्स, जैसे ये सेल का, कंसाइनी ने डिलीवरी चार्जेस पे किया, गोडाउन रेंट पे किया, इंश्योरेंस चार्जेस पे किया, सन्ड्री चार्जेस पे किया है, और कमीशन उसे इतना मिलना चाहिए। मतलब बोल रहे हैं मेरे पास आपका 14,000 है, मुझे आपसे ये सारे अमाउंट मिलेंगे जिसका टोटल है 1368, इससे इसको लेस कर दिया, मतलब ये अमाउंट कंसाइनी को मिलेगा। और देखो उन्होंने ड्राफ्ट में 10,000 रुपए ही भेजा है, जबकि उनको भेजना कितना चाहिए था, 12,632, बट उन्होंने ड्राफ्ट करके 10,000 बेचा है, सॉरी भेजा है, तो अभी भी कितना भेजना बाकी है, 2,632। समझ में आया पूरा स्टोरी। ठीक है, और ये इस तरीके से दिखता है अकाउंट सेल्स। मैंने बोला ना अकाउंट सेल्स जो है वो कंसाइनी बनाता है पूरा डिटेल्स। एंटर द पर्टिकुलर्स इन द लेजर ऑफ द कंसाइनर एंड कंप्लीट द ट्रांजैक्शन शोइंग फाइनल प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंसाइनमेंट। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक कंसाइनमेंट का लेजर बनाने बोला। एंटर द पर्टिकुलर्स इन द लेजर ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर जो भी लेजर बनाता है उसमें हमें इसको देना है। ठीक है, मतलब लेजर पोस्टिंग करना है। चलो हम दिखाते कैसे। इन द बुक्स ऑफ बॉम्बे मिल्स लिमिटेड कंसाइनमेंट अकाउंट, तो कंसाइनर सबसे मेन अकाउंट कौन सा बनाएगा, कंसाइनमेंट। अभी अभी हम लोगों ने एंट्री किया ना, तो उसका तो कंसाइनमेंट हर बार आएगा। तो अगर हमें कभी भी लेजर बनाने बोले तो कंसाइनमेंट अकाउंट का लेजर तो कंफर्म है, ये बनना ही चाहिए। साथ में हम लोग चाहे तो कंसाइनी का लेजर भी बना सकते हैं। हमें तो लेजर का नाम नहीं बोला है ना, तो हम लोग अपने हिसाब से बनाते हैं। देखो क्या क्या लेजर बनेगा, कंसाइनी का लेजर बन जाएगा, ये छोटा सा। उसके बाद एक बिल्स रिसीवेबल का भी बना के दिखाते ताकि तुम लोग को समझ में आए। बिल्स रिसीवेबल क्योंकि कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है क्या क्या बनाना है। ये भी 2 लाइन का लेजर बनेगा, इतना सा। ठीक है, और इधर हो जाएगा गुड्स सेल ऑन कंसाइनमेंट, ये एक लेजर बना। बिल्स रिसीवेबल तो मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि क्वेश्चन में बिल्स का पोर्शन है, इस वजह से। कंसाइनमेंट तो कॉमन है, बनेगा। कंसाइनमेंट के कंसाइनर के साथ कंसाइनी का रिलेशन है वो भी बनेगा। जैसे कि तुम लोग अगर देखोगे यहाँ पर मैंने जो जर्नल एंट्री करवाया, कंसाइनमेंट अकाउंट तुम लोग को कॉमन मिलेगा।
कंसाइनर के बुक्स में। और जो है कंसाइनी का नाम बार बार मिलेगा, ठीक है। कंसाइनमेंट और कंसाइनी ये दोनों पक्का बनना चाहिए। बाकी देखो ऑप्शनल है, चाहो तो बनाओ नहीं तो मत करो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है तो मैंने बना दिया, ठीक है। अच्छा अब देखो हम लोग एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो स्टॉक भेजा है तो उसका एंट्री क्या होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट में क्या लिखना पड़ेगा, टू लेजर पोस्टिंग हो रहा है, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इस बार हम लोग को वैल्यू बता दिया है, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। कितना लिखेंगे, 10,000, ठीक है। तो एक मैंने ना तुम लोग को गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनवाया ना, वहां क्रॉस पोस्टिंग कर दो, क्या लिखोगे। यहाँ एक अकाउंट बनवाया ना, इसका क्रॉस पोस्टिंग कर दो, क्या लिखोगे, बाई कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट 10,000, ठीक है। बाई कंसाइनमेंट 10,000। नेक्स्ट देखो बोला है कि इन्होंने बिल्स ड्रॉ किया है 10,000 का कंसाइनी के ऊपर, तो एंट्री क्या होगा बोलो। बिल्स ड्रॉ करने से एंट्री क्या होगा, जो बिल्स ड्रॉ करेगा उसके पास बिल्स रिसीवेबल आता है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम जिसपे ड्रॉ होता है, तो बोलो क्या एंट्री होगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एजेंट, एजेंट का जो नाम है वो देना पड़ेगा। नाम तो मुझे नहीं दिखा तो मैंने टू एजेंट लिख दिया। कितने का बिल है, बोल रहा है उतने अमाउंट का जितने का स्टॉक ट्रांसफर हुआ था, क्वेश्चन ये हमें बता रहा है। तो बी आर टू एजेंट, ठीक है। बिल्स ड्रॉ का एंट्री, अब एजेंट में क्रॉस पोस्टिंग क्या करोगे, एजेंट अकाउंट बना रखेंगे। एजेंट मतलब कौन सा, कंसाइनी। कंसाइनी अकाउंट ही तो मेरा एजेंट अकाउंट है। तुम लोग इसको एजेंट भी लिख सकते हो, कंसाइनी भी लिख सकते हो, जो लिखना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखोगे, बाई बिल्स रिसीवेबल, 10,000 रुपए का बिल्स ड्रॉ हुआ, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या हुआ है। उन्होंने फिर बोल रहे दे पे चार्जेस फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑन द कंसाइनमेंट 650 और बिल को डिस्काउंट करवाया। तो उन्होंने कंसाइनमेंट के लिए खर्चा किया है 650 रुपीज का, तो कंसाइनर ने खर्चा किया है, तो एंट्री क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी हम लोगों ने एंट्री में भी किया था, तुम लोग देखो जर्नल एंट्री में, फ्रेट एंड इंश्योरेंस ये दोनों है, मैंने ब्रैकेट में नाम लिख दिया है 650। अब हमारे पास तो कोई कैश अकाउंट नहीं है कि हम लोग लेजर का उसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। अब दूसरा बोला है कि 200 रुपए का बिल को डिस्काउंट करवाया है, तो बिल डिस्काउंट करवाने से एंट्री मैंने अभी भी बताया, बिल डिस्काउंट करवाने से क्या होगा, बिल्स बैंक के पास चला जाएगा। बिल्स मेरे पास था, अगर मैंने अपना बिल डिस्काउंट करवा दिया तो बैंक के पास जाएंगे, तो बैंक बिल रख लेगा, तो मेरा बिल क्या हो जाएगा, मेरे पास जब बिल था तो वो मेरे लिए क्या था, डेबिट आइटम था, एसेट था। अब अगर हम अपना बिल बैंक को दे रहे हैं तो मेरा बिल मेरे पास से चला जाएगा, बिल क्रेडिट हो जाएगा। बदले में बैंक ने मुझे क्या दिया है, पैसा दिया है। कितना दिया है, 200 रुपए काट के 9,800, और जो नहीं मिला उसको मुझे क्या लिखना है, डिस्काउंट। कितना, 200 रुपए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10,000। इसका पोस्टिंग करो, बाई बैंक और बाई डिस्काउंट, 9800 और इधर हो गया 200, ठीक है। 9800 और 200, ये पूरा एंट्री मैंने बिल्स का बता दिया, बिल्स ड्रॉ बिल्स डिस्काउंट, ठीक है। अब बिल्स के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है। नेक्स्ट यहाँ पर द गुड्स वेर रिसीव्ड इन कैलकाटा एंड इन ड्यू कोर्स अकाउंट सेल्स रिसीव्ड हुआ है। अच्छा कितने का सेल किया है, देखो 14,000 रुपए का सेल हुआ है, तो उसका एंट्री कंसाइनर कैसे करता है, कंसाइनर बोलेगा ये मैंने सेल किया होता तो हम कैश टू सेल्स या फिर बैंक टू सेल्स लिख देते, लेकिन ये पैसा मेरे पास नहीं है, ये मेरा ही पैसा मेरे एजेंट के पास है, तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा, कंसाइनमेंट। सेल तो लिखेगा नहीं, क्या लिखेगा, कंसाइन। देख लो सेल का एंट्री अभी तुम लोगों ने किया था 24,000 का, नाथन टू कंसाइन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई कंसाइन। वहां नाथुन तो कंसाइनी था, बाई कंसाइनी या फिर एजेंट, जो लिखना चाहो लिख सकते हो। 14,000 का सेल किया है, तो एजेंट के कॉलम में तुम लोग इसका क्रॉस पोस्टिंग कर दो, टू कंसाइनमेंट 14,000, टू कंसाइनमेंट 14,000,
ठीक है, क्रॉस पोस्टिंग हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। ये नीचे जो भी खर्चा कंसाइनी ने किया है इनके लिए, इसका ऐड करके देख सकते हो, दिया हुआ है 1368। ठीक है, तो ये खर्चा अगर मुझे कंसाइनी को रिम्बर्स करना है तो मुझे एंट्री क्या लिखना पड़ेगा? कंसाइनी को देना है तो उसको क्रेडिटर बनाएंगे टू कंसाइनी या एजेंट, और डेबिट किसको करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट का खर्चा है, बिजनेस का खर्चा है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? टू एजेंट। अभी देखो ना, इसको जो पैसा देना था हम लोगों ने वही तो लिखा था, 200 रुपए। कंसाइनमेंट टू नाथन 200 रुपए आया था ना। एक 150, और 30, सॉरी 150, 30 और 20, ये मिला के 200 रुपए आया। तो बिजनेस का खर्चा कंसाइनी ने किया है तो उसको देंगे, अपने करते तो टू कैश लिख देते, वो किया है तो उसको बाद में देंगे, तो टू एजेंट या फिर टू कंसाइनी, जो लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई भी एक लिखने से होगा। क्या क्या खर्चा देना पड़ेगा उसको? डिलीवरी चार्जेस 500 रुपए दिया हुआ, गोडाउन रेंट 70 रुपीज, ये सब ये डिटेल्स देख के लिखना है। इंश्योरेंस 80, सन्ड्री चार्जेस 80, इंश्योरेंस 80, सन्ड्री चार्जेस 80, और कमीशन देना, कमीशन 700। ठीक है, ये सारे खर्चे देखो, सिंपल सा बात है। अगर खुद करते हो टू कैश लिख देना, अगर कंसाइनी करता है तो टू कंसाइनी लिख देना, ठीक है, कि उसको देना पड़ेगा। अच्छा, अब ये क्योंकि टू एजेंट हुआ है तो हम लोग एजेंट के अकाउंट में इसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे। तो टोटल तो 1368 है, हम और अलग अलग नहीं लिख रहे, टोटल को ही उधर दिखा दे रहे, बाई कंसाइनमेंट बोल के इसका टोटल लिख दे रहे इधर, बाई कंसाइनमेंट, बाई कंसाइनमेंट बोल के जो एक्सपेंसेस और कमीशन मिला के हुआ है 1368। क्वेश्चन मुझे दे रखा है 1368, लिख दिया। अच्छा, और देखो, बोला है ड्राफ्ट में 10,000 इन्होंने पे कर दिया है, बोल रहा है, ठीक है, तो 10,000 पे कर दिया है, लेकिन बाकी अमाउंट पे नहीं किया है। कितना? 2632 पे नहीं किया है, तो जो पे नहीं किया है उसको क्या लिखेंगे? अगर कंसाइनी ने पूरा अमाउंट पे नहीं किया है तो वो कैसे दिखेगा? टू बैलेंस सीडी की बाई बैलेंस सीडी, क्या लगता है? कंसाइनी से कंसाइनर को मिलेगा तो वो बाई बैलेंस सीडी दिखना चाहिए कि टू बैलेंस सीडी? कितना मिलेगा? 2632, तो क्या दिखेगा, बाई साइड में कि टू साइड? बाई साइड में, ठीक है, क्योंकि तब तो जाके वो टू बैलेंस होगा, एसेट होगा, ठीक है, तो बाई साइड में, बाई क्या होगा? बाई बैलेंस सीडी। इन्होंने दिया नहीं है, ये पैसा बाकी रखा है, तो मैंने बाई बैलेंस सीडी लिखी, ठीक है। अच्छा, और तो कुछ है नहीं, चलो सारा सामान बिक गया है, कुछ क्लोजिंग स्टॉक है नहीं, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था तो आसान सा दिया था, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। देखो 14,000 का तो कंसाइनी ने सेल कर दिया था, बट हम लोग का खर्चा कितना हुआ? 10,650, और ये सब टोटल करके आया था 1368। तो चेक करो कितना होता है प्रॉफिट। 14,000 माइनस 10,650 माइनस 1368, ये टोटल दिया हुआ है ना, इसलिए हम कर ले रहे 1368। तो 1982 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। टू प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट 1982। जैसे हम लोग वहां पर नॉर्मली डेबिट क्रेडिट लिख के कर रहे थे, तो यहाँ लेजर बना हुआ है तो लेजर से निकालेंगे, वहां तो लेजर नहीं बना रहे थे, जर्नल, तो फिर वैसे डायरेक्ट लिख के कर रहे थे। तो 14,000 मुझे मिलेगा। ये जो कंसाइनर है वो क्या बोल रहा है? 14,000 मिलेगा, लेकिन मैंने तो इतना खुद खर्चा किया था और कंसाइनी ने ये लिस्ट पकड़ा दिया, तो ये डिडक्ट करने के बाद मेरे पास कितना बचता है? 1982, वही मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। अब कंसाइनी के अकाउंट में जाते हैं और उसको समझते हैं। देखो कंसाइनी ने क्या किया था, कंसाइनी ने एक बिल्स एक्सेप्ट किया था, कितने का? 10,000 रुपए का, और उसने कितना खर्चा किया है? 1368। तो देखो सीधा सा बात है, कंसाइनी के पास हमारा कितना पैसा है? कंसाइनर का 14,000 रुपए, लेकिन कंसाइनी 14,000 क्यों दे? क्योंकि वो अपना खर्चा माइनस करवाएगा, कितना? 1368, और उसने एक बिल एक्सेप्ट किया था 10,000 का, तो फिर उसको तो उस बिल का पैसा देना पड़ेगा, तो वो 10,000 रुपए भी नहीं देगा, और कितना नहीं देगा?
1368, बाकी पैसे उसे दे देना चाहिए जो कि वो दिया नहीं है, इसलिए मैंने बैलेंस दिखा दिया। अब ये अकाउंट दोनों साइड तुम लोग का क्या हो जाना चाहिए, टैली हो जाना चाहिए। 14,000 देना था, 10,000 तो बिल के थ्रू से सेटल होगा, तो उसने दिया नहीं 10,000, ठीक है। और 1368 भी नहीं देगा तो 2632 देना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं दिया है, ऐसा क्वेश्चन बता रहा है, तो मैंने यहाँ पर 14,000 इस तरीके से बैलेंस। बिल्स रिसीवेबल को तुम लोग देखो, वो खुद ब खुद क्लोज हो जा रहा है। 10,000 का बीआर था, डिस्काउंट हो गया इस तरीके से। और टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को कैसे क्लोज करोगे, वो भी मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, तो वो ट्रेडिंग में क्लोज होता है लास्ट में, लास्ट एंट्री करवाया था ट्रेडिंग में, तो टू ट्रेडिंग बोल के यहाँ लिखना है 10,000 क्लोज हो। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग का, जैसे कि मैंने बोला, फिलहाल थर्सडे थर्सडे तुम लोग के लिए, तो नेक्स्ट दिन हम लोग ये कंसाइनमेंट ही करेंगे। इन द मीन टाइम तुम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है, ये हो रहा है। ठीक है, फिर आज इतना। स्टैट पे क्लास छूट गई।